बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ कैफ 4 बिज़नेस लॉ। आज के लेक्चर में हम ऑफ़र को एंड करने जा रहे हैं, यानी कि ऑफ़र को ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि इस चैप्टर के अंदर दो हिस्से थे, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। तो उस रिवोकेशन वाले पार्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र। बट बिफोर वी स्टार्ट, कोई एक बंदा तिलावत कर दे। सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। ओके, अच्छा, अब सब लोग अपने रजिस्टर्स बंद कर दो। ठीक है जी, बंद कर दो, मोबाइल फ़ोन बंद कर दो, ताकि पुराना काम कोई देख ना सके। रजिस्टर बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। ठीक है, जो रजिस्टर देखता हुआ पकड़ा गया वो डिस्क्वालीफाई। डन है, पक्का सबने बंद कर दिए। चलो, सवाल आ रहा है 50 रुपये का। ठीक है, कौन मुझे सबसे पहले आपने हाथ खड़े करने के सुनाएगा कौन? क्या गाना नहीं सुनाना, नात भी नहीं सुनानी। एसेंशियल ऑफ एन ऑफर किसको याद है? कौन सुनाएगा? 50 रुपये ऑन द लाइन। कौन सुनाएगा? हाथ खड़े करके। हाँ चलो बताओ। 2 पर्सन्स इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ सर्टेन एंड डेफिनेट। ठीक है, ड्यूली कम्युनिकेटेड। 4 हो गए, 5 थे 4 थे, 4 से ही लो। हाँ हाँ लो, अच्छा भाई इनाम है। नहीं पक्का वेव कर दिया क्या? हमारा रिजल्ट आपका नाम है। नहीं वैसे मेरी ऑफ़र लगती है हर क्लास में, मैं पीआरसी में वैसे बैठता हूँ, तो अगर वेव कर दिए तो पक्का नहीं चाहिए। डन है। हाँ जी, ऑरेंज वाला नहीं। चलो सर, ऑनलाइन वालों का क्या गुनाह है? ऑनलाइन वालों के पास ना ऑप्शन है बात करने के लिए, मतलब वो चीटिंग करने के लिए, यही है वो ऑनलाइन है, यही कसूर है। ठीक है, चलो जी, गुड, तालियां बजाओ ना यार, शाबाश, अच्छी 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 चीज़ सुनाई है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल अभी करूँ बाद में करूँ? चलो बाद में करते हैं। हाँ कर लूँ, अभी 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 एक साथ कर लूँ। ठीक है, अगला सवाल 100 रुपये के लिए। ठीक है यार, वो 50 इसमें रखे हुए थे तो ऐसे आ गए। ठीक है, अगला सवाल है 100 रुपये के लिए। अच्छा, एक एग्जांपल देनी है। ठीक है, एक एग्जांपल देनी है, और कौन देगा पहले उसने हाथ खड़े करना है, फिर उसने एग्जांपल देनी है। ठीक है, हाँ जी बोलो। नहीं, ओके। अच्छा, एग्जांपल देनी है मुझे, इम्प्लाइड इन्विटेशन टू एन ऑफर। चलो पहले बताओ। नहीं, इम्प्लाइड तो नहीं, इन्विटेशन टू एन ऑफर की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा इम्प्लाइड इन्विटेशन टू एन ऑफर। चलो ये पहले बताओ। वो जो जूते वाले की एग्जांपल दी थी आपने, वो अब जो पॉलिश करता है आगे, वो ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया, उससे कुछ वो तो मैंने उसकी इम्प्लाइड ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। मैंने कहा इम्प्लाइड इन्विटेशन टू एन ऑफर। देखो मैंने डबल किया ना, तो ऐसे नहीं किया। वो बेकरी वाला, बेकरी वाला मतलब जो ब्रेड रखी हुई है वो इम्प्लाइड नहीं है कि वो आपको ऑफर दे रहा है कि आप उसको खरीदो आके। ऑफर दे रहा है आप उसको आके खरीदो। वो तो बेकरी पे अगर एक चीज़ फिक्स प्राइस में रखी हुई है तो वो तो ऑफ़र है। मेरा उसको उठाना और जाके काउंटर पे देना वो एक्सेप्टेंस है। वो कह रहे हैं फिर दे लाना पड़ेगा अब। ठीक है चलो। क्या ऑक्शन? कैसे ऑक्शन तो मतलब ये तो जाहिर है ना कि मैंने एक चीज़ लगाई है, तो वो तो इम्प्लाइड की मतलब ही ये कि जो एक्शन से कम्युनिकेट किया जाए। इम्प्लाइड इन्विटेशन टू एन ऑफर। वो तो एक्सप्रेसिवली तुम्हारे सामने एक चीज़ है, तुम्हें मतलब पता है कि मैं मेन्यू कार्ड ऑफर देना है। ठीक है, बाजार में बंदा घूम रहा है, एग्जाम्पल बनानी यार। हाँ, सामान लेने आया होगा, दुकानदार को वो तो ऑफर कर रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड, ठीक है, भाई ने अच्छी एग्जांपल दी। कहा कि बंदा बाज़ार में जा रहा है और दुकान को यूँ दिखते हुए जा रहा है। अब उसका ये जाते हुए घूमते हुए देखना दुकानदार को इनविटेशन है
कि आए उसको ऑफ़र करे, आओ परचेज़ कर लो, शाबाश, तालियां हो जाओ ना, जल्दी आ जाओ। ठीक है, देखो ऐसे होना चाहिए बंदा। ठीक है, फ़ख्र से उसको अपने इनाम पे फ़ख्र हो। सर कैसे बढ़ाएं? ठीक है भाई, बढ़ गए ना। वो असल में था 50 रुपये का सवाल। ठीक है, लेकिन नहीं वो मसला नहीं है, था ये 50 रुपये का सवाल, चूँकि उसने वेव कर दिया अपना राइट, तो ये सवाल 100 रुपये का ऑटोमेटिकली हो गया। क्या? नहीं वो आज क्लास का कोटा पूरा हो गया। ठीक है जी, चलो। कपड़े की दुकान में जो कपड़े सेल कर रहे होते हैं, हाँ तो वो उसने मिसाल दे दी। तुम फिजिकल नहीं आए तो तुमने खो दिया। तुमने वो देखी है फिर हेरा फेरी देखी है, तो उसमें एक सीन याद होगा कि वो राजू जो है वो श्याम के क्या करता है, जूते चोरी करता है। ठीक है, वो जूते चोरी करके ना कचरा सेट के पास जाता है, कचरा सेट के पास जाता है, यूँ करता है ऐसे करके। कचरा सेट क्या बोलते हैं, 150 रुपया देगा। तो उसका जूते चुरा के जाना कचरा सेट के पास, ऐसा करना, वो क्या था कि आओ मुझे इन्विटेशन दो। ठीक है, भाई ने मिसाल दे दी, डन। क्या दी थी? नहीं, वो तो एक्सप्रेस है ना, इम्प्लाइड। कुछ बोले बगैर सामने वाले को पता चल रहा है कि मैं इम्प्लाई कर रहा हूँ अपने एक्शन से, सामने वाला मुझे इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है। बात समझ आ रही है? डन है, पक्की बात है। मैं जूता आ गया, उसने आगे समझ गया, वो जूते पॉलिश करके उसने पैसे ले लिए। हाँ, तो इनविटेशन टू एन ऑफर थोड़ी है। मैंने जूते आगे करना, मेरा ऑफर है कि मेरे जूते साफ करोगे, उसका उठाना एक्सेप्टेंस है। ये ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं, इनविटेशन टू एन ऑफर। नहीं ना, इनविटेशन टू एन ऑफर। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अच्छा रुक जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा ऐसी डिसीजन से मज़ा आता है। ईद के कपड़े ले लिए आपने? हाँ मैंने भी ले लिए है। हाँ, मेहंदी कहाँ से लगवाओगी? मीना बाज़ार से लगवाऊंगी। तुम कहाँ से लगवाओगी? हैं, क्या कर रहे हो बातें? इसी की बात है, तुम यहाँ करनी होती है ना। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो जब मैं होटल पे चाय पी रहा था तो जूते वाला अपना पॉलिश और ब्रश लेकर आया मेरे पास और कहा, और कुछ भी नहीं कहा, मैंने अपने जूते उसको सामने लेके रख दिए। मेरा इम्प्लाइड ऑफर थी, उसका जूता उठाना इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थी। मैंने कहा इम्प्लाइड इन्विटेशन टू ऑफर। तो ये ऑफर हुई ना कि क्या तुम मेरे जूते साफ करोगे? उसने बोला हाँ, उसने उठा लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये इम्प्लाइड। हाँ तो ऐसा ही है ना, तो मेरी ऑफर थी, उसने एक्सेप्ट कर ली, डन है। इनविटेशन टू एन ऑफर कैसे हुआ? इनविटेशन टू एन ऑफर मेरे भाई जब होता, जब मैं उसे यूं देखता और उससे मैं कुछ किसी खास तरह से पूछता कि कितने, तो वो मुझे ऑफर देता यार 50 रुपये। हाँ डब्बा दिखाता, ठीक है, तो मैं उसे अगर वो मुझे दिखाता तो फिर मैं बोलता 50 लोगे, तो वो उसका ये अमल करना इनविटेशन टू एन ऑफर होता। और मेरा क्या, गूंगा अगर ऑफर करे? हाँ हमारे यहाँ 2 जब्बे मौजूद हैं, शायद भाई, शौकत भाई, उनसे हम जो है ना वो इशारों बात करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस से इम्प्लाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी साइन लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो है ना। हाँ ठीक है, ऐसे तुम गूंगे भी कह रहे हो, ये एक्सप्रेस है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी साइन लैंग्वेज है ना। अभी तो तुम रमज़ान है तो सर मसलन मुंह में पान चला रहा है, सामने वाले को भी दावत दी पान की, पान खाओगे हैं स्टार्ट हैं, तो ये एक्सप्रेस है भाई। रक्षा वाला इस एग्जांपल में आता है, जैसे वो चलते चलते देखे पूछे, ठीक है, वो ऑफ़र दे रहे रक्षे वाला इन्विटेशन टू एन ऑफर नहीं दे रहा, वो ऑफ़र है, डन है, पक्का। अब किसी को परेशान तो नहीं होगी ऑफर और इन्विटेशन टू एन ऑफर में? सर एक बस है F11, एक बात, जो बस है F11, हाँ F11 बस है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर होगा क्योंकि उसको पता है कि काम में जाएगी, जिसको बैठना वो बैठ जाए। बस एक ऑफर है। इनविटेशन टू एन ऑफर क्या होता है? इनवाइट कर रहा है कि आओ मुझे ऑफर दो, डिफरेंस है। वो तो रिक्शा वाला क्या? तो रिक्शे वाला हमें ऑफर दे रहा है, चलना है, मैं बोलूँगा हाँ, क्या चीज़? गाय खरीदने जाते हैं बकरा ईद पे, ठीक है, हाँ अच्छा नहीं, अब वो बोल रहा है आओ 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 ले जाओ, वो ऑफ़र दे रहा है, ठीक है, फिर मैं काउंटर ऑफ़र दूंगा। ये बछड़े वाली मिसाल तो ऐसी बाजार वाली मिसाल हो गई ना, बेचने वाली। ऑफ़र काउंटर ऑफ़र पे बात चल रही होती है, बात समझ आती है, डन सीन है। किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, ऐसे सवाल हम करते रहेंगे तो आई वुड हाईली इंकरेज, अगर आप लोग घर से चीज़ें रिवाइज करके आओगे तो किसी क्लास में कोई सवाल लेकर आऊँगा, आप सवाल दो और आपका इनाम, ठीक है। एक वक्त आएगा कि पोर्टल की रिकवरी हो जाएगी पूरी, ठीक है, चलो डन है। अच्छा अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र और प्रपोजल। ये ऑफ़र और प्रपोजल में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है।
ऑफर का मतलब प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब ऑफर ही होता है। अच्छा, वो कहता है कि ऑफर एक बार अगर एक्सेप्ट कर ली जाए तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर जैसे मैंने शायान को कहा था मैं तुम्हें अपनी घड़ी बेचूंगा, जो कि अभी मेरी जेब में नहीं है, लेकिन अगर मैं शायान को कहूँ कि शायान मैं तुम्हें पेन बेचना चाहता हूँ, क्या तुम ये पेन खरीदोगे? शायान ने कह दिया हाँ मैं ख़रीदूँगा। जब इसने एक्सेप्टेंस दे दी, अब इस पॉइंट के बाद मैं नहीं कह सकता यार मूड नहीं है यार मैं नहीं बेच रहा, मैं ये नहीं कह सकता। तो ऑफ़र एक बार अगर एक्सेप्ट हो जाए तो वो रिवोक मेरे भाई बोलो नहीं होती। सर अगर शायद बोल दे क्या? कि उसको नहीं चाहिए पेन, हाँ, तो वो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है, कोई मसला नहीं, वो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ नहीं हुआ। अगर ऑफर हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन एडिट थी, अग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट लॉफुल था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसको हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। अगर मैं चुप रहूं और आप बोलते हैं नहीं ऑफर नहीं करनी है, हाँ, तो मैं रिवोक कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बिफोर एक्सेप्टेंस कहलाया जाएगा। ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर दी एक्सेप्टेंस फ्रॉम दी ऑफरी। जब तक तुमने एक्सेप्टेंस नहीं दी मैं अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता हूँ। पढ़ो, अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज टोल्ड दैट द ऑफर हैज़ बीन एक्सेप्टेड। जब तक मुझे नहीं पता था कि तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, मैं इस पॉइंट से पहले पहले अपनी ऑफर को रिवोक बोलो भाई कर सकता हूँ। बट वंस द एक्सेप्टेंस हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू द पर्सन, लेकिन एक बार अगर तुमने अपनी एक्सेप्टेंस मुझे दे दी तो प्रपोजल विड्रॉ नहीं हो सकता। अच्छा, अब अगर ये थ्योरी किताब में लिखी हुई है जैसे, तो तुम लोग पढ़ोगे ओहो इतना मुश्किल लॉ है। अब अपना तो की तरह एक ट्रेडिशनल बच्चा, द प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द पर्सन मेकिंग द ऑफर। अच्छा सही, अब वर्ड टू वर्ड याद करोगे परेशान होगे, वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, परेशान नहीं होना। हाँ समझ लिया ना, उर्दू ज़बान में समझ लिया, इनफ है यार, काफ़ी है। जो डेफिनेशन याद करने वाली है वो याद करनी है, जो पॉइंट्स हैं देखो जहाँ जहाँ पॉइंट्स आ जाए ना, जैसे इसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर याद करना पड़ेगा। अब रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर की बात मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं तुम्हें 5 पॉइंट दिखाऊंगा, वो 5 पॉइंट तुमने याद करने होंगे, 4 हैं 5 हैं 6 हैं जितने भी हैं। अच्छा, एग्जाम्पल पढ़ लो। एग्जाम्पल नंबर 1, अदील प्रोपोजेस बाय अ लेटर सेंड बाय अ पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। अदील ने जाजिब को कहा मैं अपना तुम्हें क्या बेचना चाहता हूँ, घर बेचना चाहता हूँ। अच्छा, आपके जहन में दोबारा सवाल आएगा, आता रहता होगा क्या क्या एग्जाम्पल लिखी हुई है, पोस्ट लेटर भेजा, कॉन्ट्रैक्ट रेट 1872 का है, उस वक्त यही एग्जाम्पल सही, तो वो एग्जाम्पल आपकी किताब में भी लिख ली है। लेकिन चूंकि हम मॉडर्न डे में बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि मेरे टेस्ट में, मेरे मॉक्स में, मेरी क्लास में एग्जाम्पल पोस्ट की ना हो। पोस्ट की क्यों दूंगा, होता है व्हाट्सएप की हो, इंस्टाग्राम की हो, फेसबुक की हो, स्नैपचैट की हो, हाँ ट्विटर की हो, एक्स की हो, जो भी है एक्स बन गया, ठीक है, उस पर भी ऑफर एक्सेप्टेंस हो सकती है, फेसबुक पर भी ऑफर एक्सेप्टेंस हो सकती है, ठीक है, व्हाट्सएप पर भी हो सकती है। तो हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो बेस रूल है वो हमें याद रखना है कि ऑफर कब कम्युनिकेट हुई, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई। एक्सेप्टेंस वाला पोर्शन इंशाल्लाह ईद के बाद याद है। अच्छा, जाजिब इंटेंड टू एक्सेप्ट द ऑफर बट हैज़ नॉट पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस येट। जाजिब ने अपनी हामी का लेटर जमा नहीं कराया। अच्छा, यहाँ पे रुक के मैं आपको एक अहम नुक्ता बयान कर दूँ। ये लिखा हुआ है ना, जाजिब इंटेंड्स टू एक्सेप्ट द ऑफर बट हैज़ नॉट पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस येट। ऑफर कब कम्युनिकेट होती है? जब वो ऑफर का लेटर पोस्ट कर दे या कम्युनिकेट, जब कम्युनिकेट कर दे, यानी कि जब तुम्हारी आंखें उसको पढ़ लें, जब तुम्हारे कान मेरी ऑफर को सुन लें, जब ऑफर कम्युनिकेट हो जाती है। एक्सेप्टेंस में हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे एक बात समझा रहा हूँ, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होती है, तो लिख लो अपने पास, एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। याद कर लो जुमला, हेडर पे लिख लो कहीं भी, एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जब डाक में खत डाल दिया, जब डाक में खत डाल दिया तो मैं बरी ज़िम्मा हो गया। ये तो ऐसा ही है जैसे मैंने व्हाट्सएप पे तुम्हें मैसेज कर दिया हो और तुमने सीन ना किया हो। हाँ जी, एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि डाक में डाल देना, पुराने ज़माने की मिसाल में, हाँ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अच्छा, अगर नए ज़माने की मिसाल दूँ, हाँ जी, नए ज़माने की मिसाल व्हाट्सएप है। अब अगर एक सवाल आ जाए, मैंने तुम्हें ऑफ़र दी, तुमने एक्सेप्ट कर ली और तुमने व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दिया, तुमने व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दिया, मैंने रीड नहीं किया, क्या एक्सेप्टेंस हो गई? हाँ हो गई। एक्सेप्टेंस का रीड करना ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्टेंस का कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देना ज़रूरी है। तुम बरी ज़िम्मा हो गए, जिधर तुम अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो गए, अब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। बात समझ आ रही है? डन है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, अदील प्रोपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हाउ टू जाजिब। जाजिब ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है, ठीक है, अब वो रिवोक नहीं कर सकता। ऊपर वाली मिसाल में क्या था, उसकी नीयत तो थी एक्सेप्टेंस पोस्ट करने की, लेकिन उसने पोस्ट नहीं की थी,
तो जब तक मैंने पोस्ट नहीं की एक्सेप्टेंस नहीं हुई, जब मैंने पोस्ट कर दी, जैसे ही मैंने पोस्ट कर दी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है। डन। अच्छा, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो ऐसा आते हैं, बोलता है 10 तारीख को ऑफ़र की गई, 12 तारीख को ऑफ़र मिल गई। ऑफ़र कब मानी जाएगी कि की गई? जब 12 तारीख को मिल गई। ठीक है, ऑफ़र कम्युनिकेट जब होती है जब सामने वाले की आंखें उसको पढ़ लें, उसके कान उसको सुन लें। ठीक है, रीड कर दिया, ऑफ़र हैज़ बीन कम्युनिकेटेड। डन। 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक उसने सोचा, सोच विचार करके 15 तारीख को उसने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जमा करा दिया। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब जमा कराया? 15 को। ये पहुंचना था 18 को। 16 को उसने अपनी ऑफर रिवोक कर दी। क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। शाबाश। केस नंबर 2, केस नंबर 2, 10 तारीख को उसने ऑफ़र की, 12 तारीख को उसको ऑफ़र मिल गई, 13-14 उसने सोचा, 15 को वो जैसे ही ऑफ़र करने के लिए, ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए उसने बोला आई एक्सेप्ट, लेटर पोस्ट करने के लिए जा रहा था, बाइक की किक मारी, इतने में 15 तारीख को 3 बजे उसने जाके लेटर एक्सेप्टेंस पोस्ट करना था, लेकिन 15 तारीख को ही सुबह 12 बजे वो अपनी ऑफ़र रिवोकेशन भेज चुका था। क्या ऑफ़र रिवोक हो गई? रिवोक हो गई, क्योंकि उसके कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट करने से पहले पहले इस बंदे ने रिवोक कर ली। एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट रिपीट कर दें, वॉइस लैग हो रही थी। मैंने कहा कि एक्सेप्टेंस इज ड्यूली कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द ऑफरर या ऑफरी। एक्सेप्टेंस इज ड्यूली कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। पूछो। कि जैसे किसी ने ऑफर करी, मुझे आपको बताऊं कि पोस्ट नहीं करेगा। हाँ ठीक है, मैंने सोचा कि मुझे पोस्ट करनी पड़ेगा, खुद बाइक पे आके लेके आया, खुद बाइक पे आके देखे आ जाओ। ठीक है, और हाँ निकला मैं बाइक पे जाकर। हाँ अच्छा, भाई का सवाल है। अच्छा, भाई का सवाल है, बहुत अटक रही है वीडियो, तो मैं यार कुछ कर नहीं सकता इसका, क्योंकि मेरे हाथ में ना इंटरनेट है नहीं। ठीक है, अच्छा भाई का सवाल आया, तुम लोग के सवाल में रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऑनलाइन वाले हज़रात को तुम्हारी आवाज़ नहीं जा रही, रिकॉर्डेड वाले हज़रात को तो सवाल पहुँच जाए। अच्छा, शायन भाई का सवाल है। शायन भाई कहता है मुझे ऑफ़र आ गई, मैंने रिसीव कर ली, मैंने ऑफ़र लेटर पढ़ लिया, मैंने एक्सेप्टेंस भी दिल में कर ली, हाँ मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। मैंने सोचा क्या पोस्ट करूँ, लंबी हो रही है, उसके घर जाके देता हूँ। मैंने बाइक स्टार्ट की, रास्ते में था, डी चौक पहुँचा कि इतने में उसने रिवोकेशन दे दी। तो क्या रिवोकेशन हो गई? हाँ, क्योंकि उस तक इसकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई थी। तो नहीं, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में नहीं पहुंची ना। अगर तुम किसी बंदे को हैंडल कर देते, हैंड ओवर कर देते, यार ये लोग कम्युनिकेट कर दो जाके, अब रास्ते में तुम्हारी नीयत बदल जाती, तुम बोलते यार नहीं पहले एक काम करता हूँ, फ्रूट चाट खाता हूँ जाके फिर करता हूँ, अबे यार बहुत टाइम हो गया, चल कल दे दूँगा जाके। तो ये कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन नहीं हुआ। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन वो जब बियॉन्ड योर कंट्रोल हो। ठीक है, जब बियॉन्ड योर कंट्रोल हो। अच्छे सवाल करते लड़का, ऐसे सवाल करते रहा करो ताकि मैं तुम्हें नुक्ते देता रहा करूँ। इन नुक्तों से तुम्हारी केस स्टडी सॉल्व होगी। और यकीन मानो तो तुम सवाल कर रहे हो, ये ICAP के पास पेपर्स हैं। ठीक है, ये ICAP के पास पेपर्स में चीज़ें पूछी गई हैं। ऐसे तो होता है, तुम्हारे दिन में सवाल है, केस बना दिया, डन है। तो जब तक तुम्हारे कंट्रोल में है नहीं है, जब तुम्हारे बियॉन्ड कंट्रोल चली है तुम्हारी एक्सेप्टेंस, तो फिर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है, डन। अच्छा, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। अब रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर में हमारे पास 6 तरीके आ रहे हैं। बोलो भाई कितने तरीके आ रहे हैं? 6 तरीके आ रहे हैं। एक तरीका, एक तो वो चीज़ थी याद करने वाली, कौन सी? एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर, वो याद हो गई थी, याद हो गई थी। चार बता दी थे, कौन कौन से? बोलो बोलो। 2 पर्सन्स, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और सर्टेन एंड डेफिनेट। ठीक है, और ड्यूली कम्युनिकेटेड। शाबाश, डन। देखो अभी उसने सिखाया है तुम लोग को, फिर भी याद नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया करो यार, याद कर लिया करो। ठीक है, याद कर लिया करो, शाबाश। अच्छा, ऑफर एक्सेप्टेंस है ना, अभी डिसेंट से 1-2 टाइम छोड़ के पहले सवालात नहीं आया करते थे। कभी एक सवाल आ गया, किस साल में आ गया तो आ गया। अब पूछ रहे सवाल जैसे आ रहे हैं सवाल पास पेपर में से, लेटेस्ट में भी आए हैं, करेंगे भी हम इंशाल्लाह। अच्छा, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र। ऑफ़र कितनी तरीक़ों से रिवोक की जा सकती है? सवाल है इंशाल्लाह का। सर जब तक रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र जो है ऑफरी को नहीं मिली, तो ऑफ़र कैसे रिवोक हो गई? ऑफरी को नहीं मिली तो कैसे रिवोक हो गई? क्योंकि उसके एक्सेप्टेंस करने से पहले उसने ऑफ़र रिवोक कर दी, तो भले मिले ना मिले, डन है। चलो आगे बढ़ जाएं। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र। ऑफ़र कितने तरीक़ों से रिवोक की जा सकती है, कितने तरीक़ों से ऑफ़र वापसी ली जा सकती है। अब इसको हमने एक एक स्लाइड को पढ़ना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि इतनी नॉलेज हमने क्लास में गैदर कर ली है कि एक एक पॉइंट अगर मैं एक एक बच्चे से उठा के पूछूँ ना, वो मुझे समझा देगा। मिसाल तौर पर शयान, ज़रा तुम मुझे बताओ कि रिवोकेशन थ्रू नोटिस से तुम्हें क्या समझ आता है, क्या होगी है?
सर कि जब तक उसका एक्सेप्टेंस लेटर ना पहुंचा वो रिटन फॉर्म में नोटिस भेज दे के बेहतरीन। शयान ने कहा कि जब तक उसने एक्सेप्टेंस ना की हो वो रिटन फॉर्म में नोटिस भेज दे और अपनी रिवोकेशन कम्युनिकेट कर दे। नंबर 2, हसन फुरकान, ज़रा मुझे बताओ रिवोकेशन बाय एक्सपायरेशन ऑफ टाइम से क्या मतलब होगा? सर फॉर एग्जांपल उसने कहा कि ये ऑफर 2 दिन तक वैलिड है, जब ये ऑफ़र 2 दिन तक वैलिड है, ठीक है, उसने 2 दिन बाद एक्सेप्ट 2 दिन बाद जवाब दिया, बेहतरीन, सही बताया यार लड़के ने। देखो बिजनेस लॉ क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक उसूल पे काम कर लो, बेसिक प्रिंसिपल समझ लो, क्लास में हंसी मजाक करके डिस्कशन करके चीज़ें समझ लो, इंशाल्लाह खुद लिखोगे, ठीक है। चलो भाई बताओ, तुम बताओ। तीसरा, रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, क्या मतलब होगा इसका? कंडीशन फुलफिल नहीं हो, कैसी कंडीशन? अगर इसने ऑफर दिया और उसके साथ कहा है कि इसने इतने टाइम में इसकी पेमेंट करनी ठीक है, ठीक है, सही है, इतने टाइम में पेमेंट करनी और नहीं की तो रिवोकेशन थ्रू बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन हो जाएगी। ये फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन क्या कंडीशनल ऑफर है? हाँ कंडीशनल ऑफर है ना, कंडीशनल ऑफर है ना, कंडीशन तो बिल्कुल हाँ कंडीशन कोई भी होती है। चलो सुबिया, रिवोकेशन बाय डेथ और इंसैनिटी ज़रा बताओ क्या हो सकता है? बंदा मर गया, ठीक है, बंदा पागल हो गया, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगी? ऑफर रिवोक हो जाएगी। याद रखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, हाँ एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे ही अप्लाई होता है, लिख लो गोल्डन रूल के नाम से कहीं भी, कि कोई भी बंदे ने, किसी बंदे ने, एक इंसान ने दूसरे इंसान से कॉन्ट्रैक्ट किया और वो बंदा मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ऐसा होता है कि जब तक जैसे एग्जांपल अच्छा रुक जाना, मेरी बात तो पूरी होने देना, मैं पहले बात कंप्लीट कर लूँ अपनी, ठीक है। एक बंदे ने दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया और पहला वाला बंदा मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, अनलेस अब देखा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या स्पेशल नेचर का है या नहीं है, ये आगे जाके हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन ये गोल्डन रूल है जहाँ पे हम रिवोकेशन में बता रहे हैं कि ये तो ऑफ़र की स्टेज पे हम पढ़ रहे हैं कि ऑफ़र रिवोक हो गई, बंदे के मरने से ऑफ़र रिवोक हो गई, लेकिन लेट से अगर कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्म हो गया होता ना तो बंदे के मरने से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता, अनलेस कि कॉन्ट्रैक्ट वो स्पेशल नेचर का होता। लेट से ISPR साहब ने बोला आतिफ असलम को, भाई 23 मार्च को तुमने आके गाना गाना है, ठीक है, पाकिस्तान डे पे तुमने गाना बनाना है जिस पे वो 77% डिसलाइक चलना है, ठीक है। चलो तो आतिफ असलम ने कहा कि यार, आतिफ असलम लेट से पागल हो गया, ठीक है, आतिफ असलम क्या हो गया? इनसेन हो गया। अब ISPR ने बोला नहीं यार गाना तो गाना है, तो भाई आतिफ असलम का बेटा है, हाँ भाई 10 साल का, उसको बुला के ले उधर गाने गाते हैं, ठीक है, आतिफ असलम का बेटा हर जगह जाके कॉन्सर्ट कर रहा है, मेरे अब्बा पागल हो गए तो मैं जाके जो है ना वो दूरी सही जाए ना जो है ना वो गाऊंगा, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। जो स्पेशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, स्पेशल नेचर का मतलब क्या होता है? क्या स्पेसिफिक बंदे ने करना हो, ठीक है, बाजी गई अपना ईद का जोड़ा डालने के लिए टेलर को, टेलर मर गया, टेलर की बीवी सी सकती है? नहीं सकती, क्योंकि उसके पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं है। बराबर में प्लम्बर बैठा हुआ था, हाँ बाजी लाओ मुझे दे दो मैं ऐसे ही देता हूँ, ठीक है, क्या वो कर सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म उसके ब्याह पे? नहीं, कोई नहीं कर सकता। बोला नहीं उसका बेटा है, ठीक है, वो जो है ना वो दर्जी तो नहीं है लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन है, तो बोलता है भाई मैं उसका लीगल हायर हूँ, मैं उसका वारिस हूँ, लाओ मैं आपका कपड़ा सी के दूँ, ठीक है, क्या उसको सीने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल नेचर का था। तो जो स्पेशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जो बंदा वही काम कर सकता है तो वो फिर कैंसिल हो जाते हैं। हाँ कोई अगर, तो एक काम कर पहले तो आगे सवालात कर ले। हाँ अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो कि जो उसका लीगल हायर परफॉर्म कर सकता हो, लेट से कारोबार है, अब्बा के बाद बेटा, बेटी के बाद बेटा, और वो जल्दी पुष्टि कारोबार चलता हुआ आ रहा है। अब्बा जी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब्बा जी मर गए, अब्बा जी पागल हो गए, तो बेटा आके अब गद्दी नशीन बन जाएगा, समझते हो, गद्दी नशीन मतलब सक्सेसर बन जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट उसके ब्याह पे परफॉर्म करेगा। अब सवाल पूछो। अगर ऐसा हो मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, बंदा मर गया, अच्छा तुम नहीं मरे, बंदा मर गया, बंदा मर गया, मुझे पता ही नहीं था, तुम्हें पता ही नहीं ऑफर है, एक्सेप्ट करके पोस्ट कर दिया, तुमने ऑफर एक्सेप्ट करके पोस्ट कर दिया, बंदा मर गया, बंदा मर गया, मुझे ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं है मर गया है, ये कुछ हुआ है, हाँ ठीक है, फिर मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया। तुमने एक्सेप्ट कर ली, तो कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म हो गया, तुम्हारी एक्सेप्टेंस करने पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है। लेकिन देखा ये जाएगा कि तुम्हारे एक्सेप्ट करने से पहले बंदा मर गया था। अगर तुम्हारे एक्सेप्ट करने से पहले बंदा मर गया था तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं। हाँ अगर उसने ऑफर दी, तुमने एक्सेप्ट करी और वो बंदा मर गया तो फिर उसके वही कॉन्सिक्वेंसेज मैंने बता दिए। डन। सर हाँ अगर बैंक से लोन लेते हैं, अगर बैंक से लोन लेते हैं, जिसने लोन लिया वो मर गया, तो जिसने उसकी औलाद भरेंगे? भरेंगी लाजमी, बैंक तो तुम्हारे ना खानदान को हार देगा पूरा जाके, ठीक है, बैंक छोड़ेगा नहीं अपना लोन। तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि जो बंदा लोन लेके मरा है, ठीक है, जो बंदा लोन लेके मरा है, एक तो सबसे पहले नंबर 1 बात है कि उसने कोई सिक्योरिटी रखवाई होगी,
ऐसा हो नहीं सकता कि बैंक तुम्हें अनसिक्योर्ड लोन दे दे। तो सारे लोन जो बैंक देता है वो क्या होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, किसी ना किसी गिरवी की है बस। तो बैंक क्या करेगा, गिरवी बेच के खाएगा, पैसा पूरा कर लेगा। चलो लेट से गिरवी नहीं थी, गिरवी इनसफिशिएंट थी, जो भी था, और क्रेडिट कार्ड की ऐसी पेमेंट्स थी जिसके ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो अनसिक्योर्ड होता है ना, अनसिक्योर्ड फॉर्म में कोई गिरवी नहीं होती, लाख 1.5 लाख का कर्जा चढ़ गया। अब मुझे बताओ कि आप बंदा जब मरेगा तो कोई उसके एसेट्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, तो बैंक क्या करेगा, उसके एसेट्स में से चीज़ें क्लेम कर लेगा, या उसके एसेट जिसको डिस्ट्रीब्यूट हो होंगे उसके वारसान को, उनसे जाके क्लेम कर लेगा। ठीक है, जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो ना, तो वो सक्सेसर का नाम मांगते हैं कि आपके बाद कौन सक्सेसर है, सही है, तो उस सक्सेसर से रिकवर किया जाएंगे कि यार इस अकाउंट के सारी प्रोसीड इसके पास आई थी, ज़रा इससे ले लो जाके। क्योंकि जब बैंक में क्रेडिट कार्ड बनवाने जाते हो तो वो आपसे क्या लेता है, अकाउंट स्टेटमेंट्स लेता है कि यार आपकी अकाउंट स्टेटमेंट में तकरीबन अच्छे पैसा आना चाहिए। तो वो जिस अकाउंट की अकाउंट स्टेटमेंट ले रहे हैं जिस बैंक की, तो उस बैंक के बाद जाके क्या पैसा रिकवर नहीं कर सकता अपना, बिल्कुल कर सकता है। बात समझा रही है? सर फॉर एग्जांपल ठीक है, जैसे दो बंदों ने आपस में एक ने लोन लिया दूसरे बंदे से, एक बंदे ने दूसरे बंदे से लोन लिया, मैंने आपसे लिया, आप मेरे सही है, दोस्त हैं, तुम मेरे दोस्त, ठीक मैं है? तुमसे लोन लिया, ठीक है, और बीच में कोई कांटेक्ट हो गया, बस वर्बल हुआ, वर्बल हुआ, और ठीक है। अच्छा एक बात याद रखो कि तुम्हें लगता है कि वर्बल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता, तो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, हाँ वो तो है। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लिखत पढ़त लाजमी नहीं है, लिखत पढ़त एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है, आगे पूछो। मैं मर तुम मर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है, तो आप लोन रिकॉर्ड कर सकते हैं कि रेडी नहीं है वो? कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यार अब इस पे ये होता है कि तुम्हारे, मुझे ना कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने तुमसे लोन लिया। अब कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी तो इजी टू प्रूफ है, नहीं है तो फिर मुझे किसी गवाहान के सामने प्रूफ करना पड़ेगा कि यार ये इस बात का वो है, विटनेस है कि इसने मुझसे लोन लिया था, फिर मैं जाके रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन लोन ट्रांजैक्शन में यूजुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता नहीं है, वो तो एक ऐसी आम से ट्रांजैक्शन होती है, डन है। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई भी लोन, कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन होती है, इस तरह की ट्रांजैक्शन में वो तुम्हें फंसाएगा, वो तुम्हें लोन की और रिकवरी की और वो मैयत की ट्रांजैक्शन में नहीं फंसाएगा। ठीक है, डन है। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलो 5वीं चीज़, हीरो भाई, हाशिर भाई, टर्मिनेशन बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ज़रा बताओ ये क्या हो सकती है? ऑफरी ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से, चल निकल, ठीक है, बंदे ने रिश्ता भेजा, सामने से इनकार आ गया, ठीक है, हाँ, और रिजेक्शन क्या होती है? हाँ, रिश्ता आया, रिजेक्ट कर दिया। नॉन एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट ही नहीं की, ठीक है, नॉन एक्सेप्टेंस मतलब खामोश रहा, कुछ भी नहीं कहा, और रिजेक्शन मतलब बोला नहीं भाई आप काले हो, आपसे रिश्ता नहीं करना, ठीक है, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये क्या हो गया, रिजेक्शन हो गई, ठीक है। वैसे अब होता नहीं है ऐसा, पहले ज़माने में रहता था ना यार, नहीं लड़का काला है यार, नहीं देखो काला है, इसकी शादी नहीं हो रही, ठीक है, अब काले के पास काले बच्चे काले होंगे, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। और मैं कुछ बोलना ही चाह रहा, एक तो मेरा रोज़ा है, ठीक है, चलो खैर जाने दो, वरना मुझे ना तुम ऐसी बातों पे ना उकसाते हो जोक मारने के लिए। चलो तो लेकिन पहले ज़माने में होता था ना, बंदा काला है यार, देखो शादी नहीं होगी अच्छी, ठीक है, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, काले के पास अगर पैसे हो ना तो भाई गोरों की समझ जाओ बस, हाँ अब वैसे ही मिल जाती हैं, ठीक है भाई। पहले ज़माने में ना रिश्ते करना बड़ा मुश्किल था, खैर मुश्किल तो अब भी है, अब भी कौन सा आसान है। क्या चीज़? मेरी एक शादी हुई भी है, हाँ, दूसरी भी इंशाल्लाह इरादा है, हाँ वाकई। कब? 1 साल के अंदर एनी टाइम्स, हाँ, तो क्या मतलब है, दावत देंगे। मेरी पहली शादी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स आए थे, कंपनी लॉ के पहले बैच के स्टूडेंट्स तो वो आए हुए थे, तो इंशाल्लाह उम्मीद की दुनिया कहाँ है, ठीक है जी। लोग मुझे कहते थे तुम ना भाई 2 लोगों को बड़ा फॉलो करते हो, लाइक कौन? कहते हैं एक तो तुम तारिक साहब को बार सुनते हो, दूसरा तुम 4 साल से सर अहमद के साथ हो, तुम 2 शादियाँ करोगे। अच्छा मेरी कभी इंटेंशन थी नहीं खैर, लेकिन हाँ दिल तो हो रहा है, नहीं वैसे नीयत तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल की उम्र से, ठीक है। चलो ये पहले ना देखूंगा कि पागल होता हूँ नहीं होता, अगर नहीं होता तो फिर इंशाल्लाह जो है वो अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे। हालात जैसे भी हों मस्ती नहीं रोकनी चाहिए। चलो अच्छा आगे, टर्मिनेशन बाय काउंटर ऑफर, कौन समझाएगा बताओ? काउंटर ऑफर आ गई तो ओरिजिनल ऑफर ख़त्म हो जाएगी, डन है। चलो आ जाओ भाई। सर स्कीम हमें भी शेयर करिएगा प्लीज़। अच्छा ठीक है मुदब्बिर जी, हाँ तो एक वो तो फिर उसकी काउंटर ऑफर इस ओरिजिनल ऑफर, वो पहली वाली ऑफ़र नंबर 1 लैप्स हो गई। मिसाल तौर पे ए ने बी को ऑफ़र की कि क्या तुम मुझसे मोटर बाइक ख़रीदोगे $200 की, ठीक है। बी ने
ए को कहा, ये ऑफ़र नंबर 1 थी, फिर ऑफ़र नंबर 2, बी ने ए को कहा मैं $150 देगा। अब बी का ए को करना इस ऑफ़र, ए का राज़ी होना इस एक्सेप्टेंस, ये ख़त्म हो गई, डन डन सीन है। ये स्कीम मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा वक्त आने पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। नंबर 1 पे क्या आ रहा है, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र प्रपोजल। नंबर 1 रिवोकेशन थ्रू नोटिस, यानी कि आपने क्या किया, सिंपल एक नोटिस दिया और उससे अपनी ऑफ़र को रिवोक कर लिया। नंबर 2 पे क्या आ रहा है, रिवोकेशन बाय एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। कहता है कि अगर कोई टाइम सेट नहीं किया तो रीज़नेबल टाइम में एक्सपायर हो जाएगी। ये लफ्ज़ रीज़नेबल इंतहाई अनरीज़नेबल है, ये लफ्ज़ रीज़नेबल इंतहाई अनरीज़नेबल है। क्यों? रीज़नेबल टाइम हर बंदे के लिए अलग होता है। अगर मैं तुमसे कहूँगा यार ये बात बताओ कि तुम कितने घंटे दिन में पढ़ते हो, तुम कहोगे यार रीज़नेबल टाइम पढ़ लेता हूँ। अब तुम्हारा रीज़नेबल टाइम होगा लेट से 3 घंटे पढ़ना। अब मैं किसी लड़की से पूछूंगा भाई कितने घंटे पढ़ती हो, रीज़नेबल टाइम सर कितना टाइम, 8 घंटे पढ़ती हूँ। तो उसके लिए रीज़नेबल क्या है भाई, 8 घंटे। तुम्हारी रीज़नेबल क्या है, 3 घंटे पढ़ ले, चल भाई बहुत है, बस अब दोस्तों में जाऊँगा पार्टी करूँगा। मुझसे कोई पूछेगा भाई रीज़नेबल टाइम कितना टाइम पढ़ते हो, मैं बोलूँगा यार रीज़नेबल टाइम पढ़ लेता हूँ। अब मेरा रीज़नेबल क्या होगा, 3 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे निकाल सकता हूँ दिन के, ठीक है। तो हर बंदे के लिए रीज़नेबल टाइम बोलो भाई अलग होता है। तो अब रीज़नेबल टाइम कौन डिसाइड करेगा, रीज़नेबल टाइम ना आपने डिसाइड करना है ना मैं डिसाइड करना है, इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। और रीज़नेबल टाइम हर सर्कमस्टांसेस में वेरी करता है। लेट से अगर मैं कहूँ कि यार मेरे पास डाला है, डाला समझते हो, 4x4 वाली डाला, मैं कहूँगा यार शायन डाला लेगा, तूने गाड़ी देखनी थी ना, हाँ यार देख तो रहा था, ले लूँगा, चल सही है, तुम रीज़नेबल टाइम मुझे बता दे। अब रीज़नेबल कितने की चली डाला, सेकंड हैंड 1 करोड़ रुपये की तकरीबन तुम्हें मिल जाएगी, अच्छी डाला तुम्हें 1 करोड़ तक में मिल जाएगी। अब तुम्हें सोचने के लिए कितना रीज़नेबल टाइम चाहिए होगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, बस 20 दिन, 25 दिन हो जाएगी, तुम अच्छी पार्टी हो। अच्छा, अगर तुमने महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया, पेमेंट अरेंज नहीं की और मैंने डाला किसी और को बेच दी, तो क्या तुम मुझे आके सू कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें कोई टाइम सेट नहीं किया था, मैंने सोच के बता दे। तो सोच के बता देगा मतलब क्या है, रीज़नेबल टाइम कितना होता है, इतना होता है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि हाशिर भाई क्या तुम मेरा ये इन्फिनिक्स नोट 40 ख़रीदना चाहोगे, प्रो है या नहीं है पता नहीं, खैर नोट 50 की सीरीज़ आ गई है, मैं देख रहा था 50 भी आ गया और 50 प्रो भी आ गया है। 50 चल रहा है 56,000 और प्रो चल रहा है 80,000 का, ठीक, मोबाइल के मुझे एक शौक है। अच्छा, तो खैर, तो तुमने कहा कि यार सोच के बताता हूँ, मैंने कहा ठीक है सोच लो। अब ये फ़ोन मुझे बताओ, फ़ोन की मार्केट कितनी रैपिड है, टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी बढ़ रही है, हर टाइम पे एक नया फ़ोन आ रहा है। अब इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया है, Xiaomi भी जो है ना आए दिन फ़ोन मारता रहता है, ठीक है, सैमसंग के अलग फ़ोन चल रहे हैं। तो मैंने कहा रीज़नेबल टाइम में सोच के बता देना। अब रीज़नेबल टाइम कितना होना चाहिए यहाँ पे, तुम बताओ। फ़ोन की मार्केट इतनी सैचुरेटेड वैसी है, इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है, कितनी देर में सोचना चाहिए? 10 दिन यार, 15 दिन मैक्सिमम सोच लेना चाहिए। अगर तुम 4 महीने बाद आते हो और कहते हो यार ये वाला फ़ोन ज़रा मुझे बेच दो, तो मैं तो कब का बेच के नया ले लिया होगा और उसके बाद भी होता है मैंने एक और फ़ोन चेंज कर लिया हो, ऐसा ही है ना। तो डिपेंड करता है केस टू केस कि रीज़नेबल टाइम कितना होना चाहिए है। तो आपने भी एग्ज़ाम में यही रीज़नेबल टाइम लिखना है। आपने कोई टाइम जज नहीं करना भाई 10 दिन के अंदर बताना चाहिए था, यार 25 दिन के अंदर बताना चाहिए था, यार महीने के अंदर बता देना चाहिए था। आप जज करने वाले कोई नहीं हो, ना आप हो ना मैं हूँ। इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट डिसाइड करेगा कि रीजनेबल टाइम कितना होना चाहिए। हाँ, ऐसे सिनेरियो कि मैंने एक सवाल दिया था, उसमें बोलती है कि ना कंपनी से उसने मई में शेयर्स लिए, बोला कंपनी ने मई में शेयर्स लिए, हाँ, कंपनी ने जाके दिए नवंबर में, कंपनी में जाके दिए, उसने ऑफर कर दी रिजेक्ट, ठीक है, किस बेस पे? अब उसके लिए रीजनेबल टाइम वो था 4 महीने का, 4 महीने के अंदर शेयर्स मिल जाने चाहिए। अब देखो शेयर्स जल्दी मिल जाने चाहिए थे, उसूलन क्या होता है, अब तो आपकी आपस की बात है, T+3 होता है, ट्रेड डेज प्लस 3 डेज के अंदर आपको शेयर्स आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन अगर उस गरीब को उस ज़माने में 4 महीने तक नहीं मिले तो उसकी बात सही है, तो लेकिन ये कोर्ट ऑफ लॉ ही डिसाइड करेगा। उसके आंसर में भी क्या लिखा होता कि अगर रीजनेबल टाइम था या रीजनेबल टाइम नहीं था, तो तुमने भी क्या करना है, अगर नहीं था तो फिर वो रिवोक कर सकती है, तो तुमने भी डबल विकेट खेलना है, ठीक है, कोई कंक्लूजन देके नहीं आना। इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इसलिए मैंने बहुत टाइम लगाया यहाँ पे, क्योंकि हर बंदा अपना आंसर बना देगा यहाँ पे। कोई सवाल है? अच्छा, कहते हैं कि अगर टाइम सेट कर दिया गया था एक्सेप्टेंस के लिए, 2 दिन में जवाब दे देना, हफ्ते भर में बता दो, 10 दिन के अंदर पेमेंट डाल दो, तो फिर अगर रीजनेबल टाइम में नहीं, रीजनेबल टाइम मतलब नहीं, अगर टाइम एक्सेप्ट सेट किया गया था एक्सेप्टेंस के लिए और उस स्पेसिफाइड टाइम में उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो फिर गई ऑफ। हफ्ता 10 दिन तो मतलब मैक्सिमम क्या है, 10 दिन सही है। 2-4 दिन तो फिर 4 दिन
2 से 4 दिन मतलब 2 to 4 days रीजनेबल टाइम है, सर्टेन है, मतलब 2 से 4 दिन कोई ऐसा नहीं है कि अनसर्टेन हो, ठीक है, डन है। क्या मतलब, कोई मिसाल दो। जैसे कि किसी ने रीजनेबल टाइम नहीं दिया, जस्ट कह दिया कि मैं रीजनेबल टाइम में जवाब दे दूंगा या दे दूंगा। हाँ, तो अब देखा जाएगा ना केस टू केस की रीजनेबल टाइम कितना, डाला बेचने के लिए रीजनेबल टाइम कितना होना चाहिए, महीना बहुत है, मोबाइल बेचने के लिए कितना, हफ्ता। तो हम जज नहीं करेंगे ना, मैंने यही कहा ना कि हम जज नहीं करेंगे, हम आंसर में ही लिखेंगे कि अगर रीजनेबल टाइम में ऑफर एक्सेप्ट कर ली तो फिर ये, अगर रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट नहीं करी तो फिर ऑफर वापसी, डन, रिवोक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, डन। तो हम कंक्लूजन नहीं देंगे, हम कोई कंक्लूजन नहीं देंगे, हम रीजनेबल टाइम की बात करेंगे बस, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ये लफ्ज़ रीजनेबल है, इंतहाई अनरीजनेबल है। आगे बढ़ जाऊँ, चलो पढ़ लो। रिवोकेशन थ्रू नोटिस, अ प्रपोजल कैन बी रिवोक इफ द प्रपोजल कम्युनिकेट अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन टू अदर पार्टी। एग्जाम्पल पढ़ लो। अली ने ऑफर की कि मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ 50,000 रुपये की। इससे पहले कि अहमद एक्सेप्ट करता, अली ने उसको कॉल किया, यार विड्रॉ कर रहा हूँ मैं ऑफर। चूँकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई थी तो ये ऑफर विड्रॉ की जा सकती है। एग्जाम्पल नंबर 2, एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी कराची के अंदर, वो ऑफर करती है जॉब सना को। इससे पहले कि सना एक्सेप्ट करती, उसने ईमेल कर दी कि यार ये हमने किसी की और को वैकेंसी ऑफर कर दी है, द सेड वैकेंसी इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ऑफर रिवोक हो गई, क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट हुई नहीं थी। रिवोकेशन बाय एक्सपायरेशन ऑफ टाइम पढ़ लो। If a time is set for acceptance, the proposal can be revoked if time lapses without acceptance. अगर टाइम लैप्स हो गया, एक्सेप्टेंस नहीं कम्युनिकेट हुई तो फिर क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। अगर टाइम सेट नहीं की थी तो proposal can be revoked after a reasonable time has passed without communication of acceptance. हमने भी ICAP में यही आंसर लिखना है कि अगर हमने दोनों बातें करनी है क्या, अगर टाइम सेट था एक्सेप्टेंस के लिए तो फिर क्या होगा, अगर टाइम सेट नहीं था एक्सेप्टेंस के लिए तो फिर रीजनेबल टाइम पास अगर हो गया है तो फिर रिवोक हो जाएगी। पहले एग्जांपल पढ़ लो। ज़ैनब ऑफर करती है टू सेल हर फोन टू आयशा फॉर 30,000 एंड गिव हर अंटिल संडे टू डिसाइड। ये क्या है? टाइम फिक्स्ड है। अगर संडे गुजर गया, आयशा ने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो ज़ैनब की ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 2, एक कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर से मुझे याद आता है कौन सा कॉन्ट्रैक्टर, टिचकुले एंड टिचकुले, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर था लाहौर में, उसने प्रपोज किया क्या कि मैं बिल्ड करूंगा हाउस 22 मिलियन का, गिविंग क्लाइंट 5 days टू अग्री। 5 दिन सोच लो। अगर क्लाइंट ने 5 दिन में नहीं सोचा, रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर ऑटोमेटिकली ऑफर क्या हो जाएगी? बोलो भाई, रिवोक हो जाएगी। सवाल पूछो अब। सर एक इसका सवाल आ रहा था, पूछो सवाल पूछो। पढ़ाते हुए सवाल 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 कौन सा टॉपिक का सवाल है? क्या? डेथ और इंसैनिटी के। चलो सही जब आएंगे क्वेश्चन ना। इंसैनिटी मतलब होता है पागल हो जाना, पागल हो गया बंदा। बड़े मज़े का है बिजनेस लॉ। मैं मतलब बिजनेस लॉ इज़ अ सब्जेक्ट जो मैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज उसमें अलग हो जाती है, मैं एंजॉय करता हूँ। और ऊपर से जब फिजिकल आके पढ़ते हो, सवालात करते हो तो जान में जान आती है। कंपनी लॉ में अभी कोर्स शुरू है। और दूसरी बात ये कि स्कीम जो मर्ज हो रही है ना, नई स्कीम एजुकेशन स्कीम 2021, उसमें मसला ये है कि बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, रेस किसकी लगी हुई? ग्रुप ए पास करने की। कि अगर जिसने ग्रुप ए पास कर लिया तो जो नया पेपर आ रहा है KF3 डेटा सिस्टम एंड रिस्क IT टाइप का पेपर है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इसलिए बिजनेस लॉ में ये रौनक लगी हुई है। ऑनलाइन भी रौनक लगी हुई है, माइंड मैप दिखाएं, मैं दिखा देता हूँ। ऑनलाइन भी रौनक लगी हुई है, फिजिकल भी रौनक लगी हुई है, ठीक है, और रिकॉर्डेड में भी रौनक लगी हुई है। बिजनेस लॉ में बच्चे आते पढ़ते हैं। कंपनी लॉ का सीन ये है कि कंपनी लॉ अगर किसी ने नहीं दिया तो इन एनी केस उसको अगली बार तो देने देना है। अगर किसी का बी लॉ पास है तो उसको सी लॉ का 50 नंबर वाला पेपर देना पड़ेगा। हाँ, फिर सी लॉ बी लॉ अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, एक हो जाएगा। ICAP करता है कि हर स्कीम में खेल कूद करता है। मैंने सी लॉ और बी लॉ अलग अलग दिया था, अलग अलग दिया था। बी लॉ भी 100 नंबर का दिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह पास किया। बल्कि नहीं, 7 दिया था मैंने 7 दिया था। एजुकेशन स्कीम 2021 में के तहत मैंने दिया था, और बी लॉ सी लॉ मैंने 7 दिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? एजुकेशन स्कीम 2022 आ गई थी, क्या थी? 21 ही चल रही है। 21 से पहले वाली कौन सी थी? हाँ, तो उसके तहत क्या था? कंबाइंड पेपर था, वो मैंने कंबाइंड पेपर दिया था। 50 नंबर का उसमें होता था बी लॉ पोर्शन। सबसे पहले बी लॉ का पोर्शन होता था 50 नंबर का, और MCQs नहीं होते थे। 50 नंबर का लिखने वाला बी लॉ, फिर कंपनी लॉ का पोर्शन शुरू होता था 50 नंबर का लिखने वाला सी लॉ। यार मेरे हिसाब से आसान ये है कि 100 नंबर वाला अलग अलग हो, मैं इसको बेहतर समझता हूँ। क्योंकि मेरे ज़माने में जिस वक्त मैंने लॉ पास किया है, यू वॉन्ट बिलीव कितने चैप्टर होते थे? 27 चैप्टर होते थे। 27 चैप्टर्स यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू क्रैम। जी, 6 महीने भी नहीं, 6 महीने भी नहीं। पहले महीने में तो आधे महीने एग्जाम होते थे मार्च में, 15 दिन वो, और 1 महीना पीछे का निकाल दो रिवीजन महीना,
तो कितना बचा, मार्च का आधा, लेट से अप्रैल मई जून जुलाई, 4.5 महीने में आपको 27 चैप्टर। पढ़ाते पढ़ाते टीचर की हालत जाम, पढ़ते पढ़ते बच्चे की हालत जाम। चलो टीचर तो पढ़ा के निकल जाएगा, उसको रिटेन किसने करना है, बच्चे ने करना है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक हुआ करता था गालिबन, बल्कि चैप्टर नंबर 18 तक हुआ करता था, 16 या 18 तक हुआ करता था, 16 गालिबन बिजनेस लॉ। 17 से फिर वो बोलता था व्हाट इज कंपनी, कंपनी लॉ शुरू करता था, चैप्टर नंबर 26 पे जाकर रुकता था। तो आप जो बी लॉ और सी लॉ 200 नंबर का पेपर है ना अलग अलग, वो हमने 100 नंबर का कंबाइंड दिया है। खतरनाक चीज़ थी, अभी दोबारा होने जा रहा है, तो फिर सर जैसे अभी कंबाइन हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, तुम लोगों ने बिजनेस लॉ पास कर लिया और ग्रुप ए पास कर लिया, तो तुम लोगों को पहला नंबर का प्रिविलेज क्या है कि तुम्हें डाटा सिस्टम एंड रिस्क का पेपर नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि तुम्हें कंपनी लॉ का पेपर सिर्फ 50 मार्क का देना पड़ेगा, वो तुम लोगों के लिए वार है। तो कंपनी लॉ में अटेंडेंस इसलिए अब आजकल बच्चे नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो चाह रहे होंगे यार जो पेपर देने ही देने ना, इन एनी केस ऑडिट देना है, MFA देना है, R2 देना है, वो निकाल दें, या बिजनेस लॉ देके निकाल दें, ताकि एक नया पेपर से हमारी जान छूट जाए, और कॉस्टिंग पास कर लें ताकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नया पेपर हमारा बच जाए। तो बच्चे इस रेस में कंपनी लॉ भी नहीं उठा रहे, ठीक है जी। लेकिन डेफिनेटली देयर आर सम पीपल जिनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट, उन गरीबों का क्या करूँ, ठीक है, तो उनको तो पढ़ाना है ना। और कुछ ऐसे बच्चे भी मेरे जो बिजनेस लॉ से पढ़ के मुझसे कंपनी लॉ में आए, तो उनके लिए मुझे पढ़ाना है, वरना मैं क्या करूँ। सबसे आसान तरीका मेरे पास क्या है, रिकॉर्डेड, ठीक है जी। अच्छा, कोई सवाल कर रहा था? नहीं, ऑफर देते हुए स्पेसिफाई करेगा। ऑफर हाँ कोई सी भी डेट कर सकता है, उसकी मर्जी। वो बोले भाई क़यामत से एक दिन पहले तक तुम्हारे पास टाइम है, ऑफर एक्सेप्ट कर लो। जैसे वो इंजीनियर मिर्ज़ा का तुम्हें केस याद है क्या हुआ था, ठीक है। इंजीनियर मिर्ज़ा ने कहा तारिक साहब को कि क़यामत तक का टाइम है, आ जाओ जेलम मुनाजरा करते हैं। देखिए ना वो, मतलब कोई अगर फॉलो करता हो तो उसने ऑफ़र क्या दी, क़यामत तक का टाइम है। कोई रिजनेबल टाइम दिया नहीं, उसने बोला क़यामत तक का। तारिक साहब पहुँच गए जेलम, वो आया नहीं आया, तो उसने ऑफ़र दी, इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी। अब उसने ऑफ़र करते हुए क्या टाइम दिया, 2 दिन 4 दिन नहीं, क़यामत तक का टाइम है। तो ऑफरर कोई भी टाइम कम्युनिकेट कर सकता है। क्या ये स्पेसिफिक टाइम क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या। हाँ, तो एक उसने टाइम दे दिया, अनसर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम, जो भी कह लो, हाँ, तो उसने टाइम दे दिया, कोई मसला नहीं है। तो ऑफर करते हुए कोई भी टाइम दे सकता है। अब उससे पहले तुम कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हो। डन है क्या, मैं आगे बढ़ जाऊँ? चलो, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। सर ऐसे फिर पास करना आसान होगा जब बी लॉ पास है तो सिर्फ सी लॉ अटेम्प्ट करना होगा, ऐसे आसान होगा, ऐसे आसान होगा, क्योंकि 100 नंबर के पेपर में ना जान निकल जाएगा तेरी भाई, ऑनेस्टली। लीगल सिस्टम का जो चैप्टर है 5-7 नंबर का, वो तो आता ही आता था। फिर चैप्टर नंबर 2 से लेकर 16 तक पढ़ना पड़ता था, और उस वक्त बिजनेस लॉ लेंदी था, एक तो कंबाइंड ऊपर से लेंदी, यानी कि कुछ चैप्टर तो उसमें काट दिए, बेलमेंट का, प्लेज का, वो चैप्टर इसमें से काट दिए हैं। एजेंसी वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, वो चैप्टर नंबर 16 या 14 हुआ करता था, एजेंसी का, अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स। वो मुझे याद है अच्छा खासा, कोई 10 से 12 पेज का चैप्टर था, अब कितने का, 1.5-2 पेज का चैप्टर रह गया। उसमें टाइप ऑफ एजेंट और फिर कॉम्प्लेक्स केसेस हुआ करते थे। तो बिजनेस लॉ 18 चैप्टर अल्लाह की कसम देखने में लग रहे हैं, कुछ भी नहीं है अंदर से, उठाओगे ना यूँ यूँ चूज़ा है, अंदर से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बिजनेस लॉ। चलो, रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। अगर मैंने कंडीशन लगाई थी ऑफर के साथ और वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर रिवोकेशन हो जाएगी ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। कंडीशन मस्ट बी मेट बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टेंस करने से पहले पहले कंडीशन मीट करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि तुम अगर मेरा फ़ोन ख़रीदना चाहते हो तो ठीक है, मेरे मीज़ान बैंक में जाके 20,000 रुपये का चेक एडवांस पेमेंट जमा करा दो। अगर तुमने नहीं कराया मीज़ान बैंक में, तुम बैंक अल्फला में चलेगा, UBL चलेगा, MCB चलेगा, या मेरे हाथ में ला के कैश दे दिया, या कहा मैं आपके बिटकॉइन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, तो क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जो कंडीशन स्पेसिफिक कर देनी है आपने, वो पूरी करनी आपको पड़ेगी। कर इसका हमने एक सवाल भी कर लिया है। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, हाँ, क्या अगर उसने कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं की तो ऑफरर के ऊपर है। इम्प्लाइड वाले केस में कैसे कंडीशन लग सकती है बताओ? तो कैसे लग सकती है मुझे बताओ ना, मुझे तो ठीक है, हाँ ठीक है। ये जो एक्सप्रेस हो गया ना, होम करना एक्सप्रेस है, ठीक है, हाँ पैसे ले ना। अब अगर लेट से मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ किसी दुकान पे, मैं जाके सामान खरीदता हूँ, ग्रॉसरी करता हूँ, और सामने QR कोड लगा हुआ है, मैंने मोबाइल निकाला और यूँ करके स्कैन करके पे कर दिया, ठीक है, कर सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। सवाल क्या है इसमें कि कंडीशन तो नहीं है ना, ये कोई कंडीशन तो नहीं है कोई, ये तो एक मोड ऑफ पेमेंट है, कोई मसला। उसकी ऑफर थी कि अगर कोई करना चाहता है तो उस पर पे कर दे, मैंने जाके एक्सेप्ट कर दिया।
क्या वी डो नॉट एक्सेप्ट कैश, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो कंडीशन आ गई। तो फिर कंडीशन है, हाँ कैश नहीं देते, फिर मुझे कंडीशन मीट करनी पड़ेगी एक्सेप्टेंस करने के लिए, लाजमी करनी पड़ेगी। मैं उसको फोर्स नहीं करता कि वो कैश एक्सेप्ट करे। देन पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपने कैश दिया उसने चलो सही है, उसकी मर्जी है, उसकी डिस्क्रिप्शन है वो, अच्छा कि ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन अगर स्टिल वो एक्सेप्ट करना चाहे तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, रिवोकेशन बाय डेथ और इंसैनिटी, ऑफरर मर गया, मुबारक हो गया, ठीक है अल्लाह के बंदे। अच्छा उसके बाद या इनसेन हो गया, इंसैनिटी हो गया, पागल हो गया। हर बंदे को पढ़ के बोलता था बात सुनो, मैं बताऊँ, बोलता था क्या मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है तुम्हें पता है भाई आज क्या है, बोलता भी देखो रात हो रही है तारे नज़र आ रहे हैं, बोलता हाँ मुझे भी आ रहा है, ठीक है। हर बंदे को ऐसे पकड़ के बोलता है, इसका मतलब क्या है, वो क्या हो गया, पागल हो गया। पागलपन की डिटेल डिस्कशन हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला चैप्टर नंबर 3 में। वैलिडिटी क्या ये क्यों पढ़ी? पढ़ेंगे, दिखाऊँ तुम्हें, दिखाऊँ, चलो यार तुम्हें दिखाता हूँ, क्यों पढ़ेंगे ना, तुमने मुझे छेड़ दिया है, उठ जाओ यार। अगर ऑफर किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिवोक होती है तो ऑफर उसके पास राइट होगा, लीगल राइट कि वो क्या किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर revoke होती है। ऑफर रिवोक थर्ड पार्टी की वजह से क्यों होगी, कैसे होगी जरा बताओ। नहीं मतलब ये कि जैसे आपने मुझे ऑफर करी, मैं ठीक है। ऑफर एक्सेप्टेंस लिख दूं, ये है कि इसमें एक्सेप्टेंस फाड़ दी इसमें, क्या कैसे कैसे बात या इसने आपको आगे मार दी, मारा मारी चालू कर दी अपन ये क्या मतलब, ये क्या शूट आउट एट लोखंड वाला चल रही है, हैं क्या चल रही है। अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से कंडीशन फुलफिल नहीं होती, थर्ड पार्टी की वजह से कंडीशन फुलफिल नहीं होती। अच्छा ये कहना चाह रही है मिसाल, चलो मैं इनकी मिसाल को रिफाइन कर देता हूँ। ये कहना चाहती हैं कि मैं गया बैंक में चेक जमा कराने के लिए और बैंक वालों ने चेक ऑनर नहीं किया, ठीक है, तो कंडीशन फुलफिल उन्होंने नहीं की थर्ड पार्टी की वजह से, तो ये मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है। फिर इसमें देखा जाएगा कि यार मैंने तो अपनी कंडीशन फुलफिल कर दी थी, लेकिन ऑफरर ने जो कंडीशन लगाई थी उसकी फुलफिलमेंट नहीं हुई, तो इन एनी केस ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुई यहाँ पे। पर अगर ऐसा हो, बैंक की तो आपने चले, बैंक की तो आपकी गलती निकालेगी वो, ठीक है। आप जैसे मुझे ऑफर करें, आप बोलिए काम करना, आप मेरी स्कूटर खरीदो, कोई कंडीशन नहीं, ये जो मेरा क्लब है ना इसमें 10,000 रुपये की मेंबरशिप ले लो, सही ठीक है। कंडीशन मैंने हो गई, मैं क्लब जाऊँ उस दिन, आप लोग 2 दिन के अंदर लेना जरूरी है, मैं दूसरे दिन ही क्लब जाऊँ, हाँ, क्लब बंद हो, ये ठीक क्या है। हो? मेरी गलती थोड़ी है, हाँ तुम्हारी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्लब की गलती, ठीक है। लेकिन देखो, लेकिन एक मैं तुम्हें बात बताऊँ, चलो एक बात बताऊँ, इसका जवाब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, इसका जवाब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, इसका जवाब है तुम्हारा कॉम्पिटिशन एक्ट में, तुम्हारे कोर्स का पार्ट है कॉम्पिटिशन एक्ट में। कॉम्पिटिशन एक्ट में ऐसा एक केस है कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये फोर्स नहीं कर सकते कि मुझसे ये वाली चीज़ भी लो, ठीक है। मिसाल तौर पे कि अगर मैं कबाबजीज़ के पास जाता हूँ और कबाबजीज़ को कहता हूँ कि मुझे यार आपका बर्गर चाहिए, वो कहेगा मैं बर्गर सिर्फ जब भी बेचूंगा जब कोला नहीं, वो कबाबजीज़ की तुम कोला भी खरीदोगे, ऐसा नहीं कर सकता। इसे कहते हैं एक आइटम के साथ दूसरा आइटम बेचना, इसका एक वर्ड मेरे जहन से स्लिप हो रहा है अभी, तो आप ऐसा कंडीशन ले आते हो तो कॉन्ट्रैक्ट कोई हुआ ही नहीं, डन है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं ना, एक लोग नहीं है, मतलब एक बंदा या तो मर जाए या तो पागल हो जाए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में क्यों आएगा, वो बोलेगा यार वो एक बंदा पागल हो गया उसके बाद वो बंदा मर गया, तो भाई पागल होने के वक्त ही उसका ऑफर रिवोक हो गई, तो मरना क्यों ज़रूरी है उसके लिए, या तो मर जाए तो पागल हो जाए, ठीक है। तो खैर पागलपन की मैं बताया था ना कि अबे भाई बता, हाँ हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। वो देखो तुम्हारा जवाब दिखाऊं, ये देखो, रुक जा, बात ही नहीं, मस्ती नहीं, अबे रुक जाओ, मस्ती नहीं। पार्टीज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कहता है कि पार्टीज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, चैप्टर नंबर 3 में बताऊंगा, तुम्हारे सवाल की वजह से बता रहा हूँ। कहता है कि चैप्टर नंबर 3 में बोलता है कि पार्टी जिससे तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो वो है जो कि क्या हो, साउंड माइंड हो, यानी कि अगर तुम ऐसे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसका तुम्हें नहीं पता कि वो साउंड माइंड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। फिर इसके अंदर आगे जाके बात आती है कि एक बंदा कभी कभी पागल है, कभी कभी वो सही रहता है, कभी कभी सही रहता है, ज़्यादातर पागल रहता है, तो फिर क्या होगा, ये सारी बातें यहाँ आ रही हैं, चैप्टर नंबर 3 में आ रही हैं मेरी जान। तो ये देखो किसी बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, वो बच्चा है, ठीक है। ये बंदा बुखार में पड़ गया, ये देखो पागलपन की किस्म है, ये पैदाइशी पागल है। पैदाइशी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, ठीक है। एक बंदा वो है जिसको पागलपन के दौड़े पड़ते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बंदा वो है जब वो पी लेते हैं ना, जब वो शराब पीता है तो उसको किसी की याद आती है और वो डिसऑर्डर में चला जाता है,
ठीक है। ड्रंकन पर्सन या डिलीरियस फ्रॉम फीवर, एक वो है जो तेरे नाम का सलमान खान है, ठीक है, मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, वो जो जिसको नहीं जेल में ले जा रहे होते हैं पाँव में जंजीरें बांध के, तो उस बंदे से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फिर क्या होगा। तो ये सही है। फिर वो कहता है कि अगर आपने किसी बाहर के बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो ओइंजा एंड्रू रॉबर्टसन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो सोल्जर बाजार आके अपार्टमेंट में बैठ गई, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी, ठीक है। तो ये भाई सारी चीज़ें जो हमने पढ़नी है, लेकिन ये हम अपने वक्त पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई मैं बताया लूनेटिक बाय बर्थ कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, बिजनेस लॉ को बहुत एंजॉय करना है, लेकिन हम वक्त पे करेंगे ना, ठीक है। चलो हाँ यही वजह है, और कोई वजह हो भी सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताई। देखो वजहें तो बहुत सारी हैं ना। अब मैं कहूँ कि एक बंदा अगर खुदकुशी कर ले चुप करके, ठीक है, तो अब उसने बोला डेथ लिखी हुई थी, लेकिन अब कौन सी वाली डेथ, तो डेथ किसी भी किस्म से हो सकती है, तो डेथ लीजिए जनरल स्टेटमेंट हो गया। मैं कहूँ यार एक बंदा जो है ना, लेट से अपने आप को मारे 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 और इतना खून निकल जाए कि वो बेहोश हो जाए, अब ये ना डेथ है ना ये इंसैनिटी है, अब वो कॉमा में चला गया, तो कॉमा में जाने से रिवोकेशन हो जाएगी, हो जाएगी ना। अब पता ही नहीं है, चांसेस है कि बंदा वापसी नहीं आएगा। अब कॉमा से डायरेक्ट इसका जो है ना वो अगला स्टेप ऊपर जन्नत में जा रहा है, तो कोई भी केस हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। डन है। क्या चीज़, ऑफर इलीगल होगी तो ऑफर एक्सेप्टेंस बन सकती है, मसला नहीं है, रिवोक हो सकती है, रिवोक भी होती है, एक्सेप्टेंस भी होती है, एग्रीमेंट भी बन सकती है, लेकिन वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो इन्फोर्सेबल बैन नहीं होगा। डन है। तुम लोग बहुत सवाल करते हो भाई, बहुत सवाल करते हो माशाल्लाह। मैं सवाल बोलने का मतलब ऑफर तो दी लेकिन हम लोगों ने वो ज़ोर से एक्सेप्टेंस कर ली इसकी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते उस चक्कर में। डन है। चलो पढ़ लो, रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन पढ़ लिया। डन है। एग्जाम्पल पढ़ लो। डन। अच्छा रिवोकेशन बाय डेथ और इंसैनिटी पढ़ लो, एग्जाम्पल पढ़ लो। अच्छा ऑनलाइन वाले ज़रा आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हफ्सा, इंशाल, मिफ्जाल, साहिल, सिदरा, मुदब्बिर। The proposal can be removed if the accepted learns of this fact before acceptance. हाँ अगर उसको पता चल गया कि वो मर गया, उसको पता चल गया। कहाँ कौन सी पॉइंट पर बात कर रहे हो? कॉमन बात है, रुक जाओ। रिवोकेशन में death. अच्छा इफ़ द प्रोपोजर डाइज और बिकम इंसेन, अगर प्रोपोज करने वाला मर जाए या पागल हो जाए, प्रोपोजल रिवोक हो सकता है अगर एक्सेप्टेंस को इस बात से पहले की बात पता चल गई, मतलब एक्सेप्ट करने से पहले उसको पता चल गया बंदा पागल है, बंदा मर चुका है, तो ऑटोमेटिकली रिवोक हो गई, यानी कि ऑफर कभी हुई नहीं थी। तो एक्सेप्ट करने के बाद पता चला कि मर गया, एक्सेप्ट करने के मैंने एक्सेप्ट करके भेज दिया, अब उसकी बेटी का फोन आया, अब वो तो गया, अब बात चले गए, तो वो जब जिंदा था जब उसने ऑफर की थी, तो वही मैंने इसका जवाब दे दिया। तूने दूसरी बार सवाल किया है कि देखा जाएगा मरेगा का वो, और एक्सेप्टेंस कब की गई। जी सर बहुत शुक्रिया, आप बहुत कोऑपरेटिव हैं, थैंक यू। ठीक है यार, आज किसी ने वार्डरोब की तारीफ नहीं की, वो कहाँ गया कल वाला बच्चा, कौन था वो वैसे, तुम थे? अच्छा पूरी मैचिंग नहीं है, ये कॉन्ट्रास्ट है। नहीं है मेरे पास पड़ी है, लेकिन उसके अंदर ना वो आगे डिज़ाइंस थे, तो मैं डिज़ाइन वाली पहनना छोड़ दी, बस एक ही थी डिज़ाइन वाली, तो अच्छी नहीं लगी थी, फिर मैंने कंट्रास्ट कर ली। क्या? नहीं भाई ऐसा नहीं है। खैर इस टॉपिक के पीछे भी ना कोर्ट, अल्लाह की कसम मैंने 4 दफ़ा कहा है कि इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इस टॉपिक के पीछे भी एक स्टोरी है, मुख्तसर सी स्टोरी है, बताऊँ? अच्छा बहुत टाइम है, बहुत पढ़ लिया सबने, बल्कि यार एक काम करते पहले ख़त्म करते हैं, बल्कि चलो ख़त्म हो ही रहा है, उसमें मसला नहीं है, क्वेश्चन टाइम आने वाला, अभी बजने वाले, बजा नहीं है। कब की बात है ये? सितंबर की बात है। हाँ शादी तो सब पता है शादी कब हुई है, तो अच्छा सब पता चल जाता है, चले अल्लाह माफ़ करे, ठीक है चलो सही है, खबर चुपती नहीं फैल जाती है। तो सितंबर के बाद ना मैं गया लाहौर एक इवेंट था, ARD की तरफ से गया था, तो अरसलान भाई मेरे साथ थे, और इवेंट अटेंड करने के बाद 3 दिन का स्टे था मेरे लाहौर में। जब वापसी आने लगा तो मैंने सोचा घर वालों को सरप्राइज़ देते हैं। अच्छा मेरा जो वो था ना स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल इस तरह का था, ऐसा था, मैं फुल दुबला पतला था, और मतलब फर्म में जब जाता था तो डेफिनेटली वो पैंट शर्ट्स और सब कुछ इस तरह का, और फुल बाल बना के यो बॉय बन के ना बाबू साहब ऐसे जाता था। अच्छा लेकिन बड़ा मेरा दिल था कि मैं दाढ़ी रखूँ और शलवार कमीज़ पहनूँ, लेकिन फर्म में मैं पहले जिस पार्टनर के अंदर था तो उधर ऐसा कल्चर था नहीं। अब जहाँ पे हूँ तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, कोऑपरेट करते हैं। तो खैर शादी के बाद कुछ मैं लाहौर गया कुछ काम से, लाहौर से वापसी आने के लिए जब मैंने जहाज़ की टिकट कराई, तो मैंने सोचा अच्छा मेरा प्लान था कि मैंने जाना है आगे पेशावर जाना है और फिर आगे दोस्त के पास जाना है मिलने के लिए।
लेकिन वो PTI का धरना था और उस वजह से इस्लामाबाद बंद हो गया था, अगर किसी को याद हो, सितंबर के एंड का वाक़या है। तो मैंने अपनी फ़्लाइट करवाई थी वापसी की इस्लामाबाद टू कराची, फिर मैंने लाहौर टू कराची ट्रांसफ़र करवा ली। सोचा घर पे सरप्राइज़ दूंगा। अब कर तो दिया कराची की टिकट, तो अब ख्याल आया यार वापसी में अगर प्लेन क्रैश हो गया या अगर मर गए तो किसी को पता नहीं है मैं घर आ रहा हूँ, घर वाले समझेंगे ये लाहौर में और ये जब तक मर चुका होगा। अब ऐसा मुझे ख्याल आया, तो मैंने घर पे छोटी बहन को बताया कि मैं आ रहा हूँ, अम्मी को नहीं बता रहा, सरप्राइज़ दूंगा। उसने ठीक है, उसने बोला हम तो शादी में जा रहे हैं, आप क्या करोगे पीछे आगे? तो मैंने कहा चलो चाबी पड़ोस वालों को दे दूँ, मैं ले लूँगा आके। और अपनी भाभी को बता दिया, यानी कि 2 लोगों को मैंने एतमाद में बता दिया कि अल्लाह ना करे कुछ भी हो जाए, भाई अनसर्टेनिटी है ना, जहाज़ के ऊपर सिग्नल थोड़ी आते हैं, मैं बोलूँ भाई मरने वाला हूँ। तो ये सोच के मैंने घर पे 2 लोगों को बता दिया, वालिदा को नहीं बताया। जहाज़ के अंदर हम बैठे और परवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह PI की थी, ठीक है। तो जब मैं बैठा, वो मैं बैठता हुआ उस पर हूँ ना खिड़की वाली सीट पे, तो अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का, उधर बारिश शुरू हो गई। 40 मिनट 45 मिनट पहले तो फ्लाइट डिले हुई, 20 मिनट, पता किया तो क्यों डिले हुई, तो इतने बारिश आ गई, मतलब वेदर फोरकास्ट की वजह से डिले हुई थी। और डिले भी ऐसी बारिश हुई कि तेज़ बारिश थे, मतलब जो जहाज़ के पूरे शीशे हैं उस पर मुझे साफ़ पानी गिरते हुए दिख रहा था, मतलब जहाज़ के पर पे बारिश गिरती हुई दिख रही थी, इतना तेज़ थी। खैर कुछ टाइम बाद बारिश रुकी और पायलट ने डिसाइड किया कि यार टेक ऑफ करने। इतने में मैं बैठे बैठे थक गया था 1 घंटे, तो मैं उठा, पीछे एक साथी बैठे हुए थे तबलीगी, उनके पास जाके बैठ गया। उनसे मेरी एयरपोर्ट मुलाकात हुई थी, हम बैठे रहे और जिधर मैं बैठा तो मेरे बराबर में एक कपल बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा लड़के से, यार मैं बैठ जाऊँ उधर, खाली सीट थी, कह रहे बैठ जाओ। तो मैं यूँ बैठ के आगे वाले से बात करने लगा। इतने में हुआ ये कि जहाज़ टेक ऑफ हुआ। जब जहाज़ टेक ऑफ हुआ तो इस बार मैंने सोचा कि मैं इस फ्लाइट को एंजॉय करूँगा। हर बार क्या होता है, सीट बेल्ट बांध ली, ये कर लें वो कर लें और फुल डर के बैठते हैं। अब मैंने सीट बेल्ट खोली हुई थी, मैंने कहा जहाज़ टेक ऑफ होगा, यूँ उड़ता हुआ जाऊँगा, एंजॉय करूँगा नज़ारा ना, तो मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई वैसे। इतने में हुआ ये कि एक पॉइंट आया कि जिस पे जहाज़ ना चलते चलते यूँ हुआ ऐसे, तो बराबर वाली बंदी की चीखें निकलने लगी, अपने शौहर को यूँ यूँ पढ़ के ना पढ़ने लगी। अच्छा अब मैं ना डेढ़ होशियार, पहली बार सफ़र है आपका, है पहली बार बैठे हो? तो उसने बोला नहीं पहली बार नहीं बैठे, हम भी बैठ चुके हैं जहाज़ में। मैंने कहा अच्छा। इतने में ना थोड़ा सा ना और ऐसा हुआ, मुझे फ़ील हुआ कि जहाज़ टेढ़ा हो रहा है। तो आगे जो भाई थे, मैं उनका नाम आपको भूल गया हूँ, मैंने कहा भाई जहाज़ टेढ़ा हो रहा है? कह रहे हैं जी हदीद भाई ये ने तस्बीह पढ़ लें। अच्छा अब ना जहाज़ तो सीधा हो गया, तो जहाज़ फिर पायलट ने थोड़ा सा और ऊपर किया। अल्लाह की कसम वो जहाज़ जो नीचे आया ना, तो वो ऊपर से यूँ नीचे आया। मैंने बोला मर गया, ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। शादी कुछ टाइम पहले हुई थी, कुछ हफ्ते पहले हुई थी, घर पे अम्मा इंतज़ार कर रही हैं और जहन में सबसे पहले सवाल यह है कि यार अमाल भी इतने अच्छे नहीं है, तैयारी भी नहीं है, और अल्लाह न करे मतलब सर्टेन था मुझे तकरीबन 80% की मौत होने वाली है, तो मैं ज़िंदा तो बचूँगा नहीं। तो अब क्या करें? तो अब ज़ारों को तारना आंसू आना शुरू हुआ, मैं रो रहा हूँ, अल्लाह से दुआएं मांग रहा हूँ, या अल्लाह इस बार बचा ले तो सारी नमाज़ें बाजमात पढ़ूंगा, 5 वक्त पढ़ूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, कोई गुनाह नहीं करूँगा, इस बार बचा ले, बस तैयारी करके आऊँगा अगली बार फिर उठाना। खैर बहरहाल जहाज़ डिस्टर्ब रहा 2 से 4 मिनट तक, उसके बाद जाके स्टेबल हुआ। खैर उसके बाद हुआ ये कि पोस्ट दैट इवेंट मेरा वेट बढ़ गया, ग्रोथ आगे सिग्निफिकेंटली, चेहरा फूल गया। तुम अगर बाहर देखो तो एक तस्वीर लगी हुई है, ठीक है, कंपनी लॉग मेरिट की, वो भी मेरी है, ठीक है। तो उसमें और उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। बस फिर पोस्ट दैट इवेंट मैंने शलवार कमीज़ पहनना स्टार्ट कर दी है। अच्छा तुमने सारी चीज़ें स्टॉक कर ली। पोस्ट दैट इवेंट मैंने फिर शलवार कमीज़ ही ऐसे ही पहनता था। क्योंकि मुझे पुराने कपड़े आ नहीं रहे। असल में बात ये है, तुम लोग समझते हो यार ये मौलवी बन गया, असल में मेरे अलमारी में सारे कपड़े रखे हैं पुराने, लेकिन अम्मी से रोज़ गालियाँ पड़ती हैं कि तुम लोग कपड़े नहीं आ रहे, ठीक है। क्या चीज़? टोपी कहाँ से आई? नहीं यार ऐसा नहीं है। टोपी मैंने एक तो अपने निकाह पे ली थी, वो रखी हुई थी। उसके बाद जब मैंने शलवार कमीज़ पहनना स्टार्ट किया तो फिर मुझे मज़ा आ गया कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर मैंने अल्दीबास से जाके सारी टोपियाँ ले ली। अब तकरीबन 10-12 टोपियाँ और अभी 10-12 और लेनी जाके, तो बस अब ये सेट हो गया है मेरे उस पर। तो अब मुझे मज़ा आता है, अब मैं यही इंजॉय करता हूँ। अब पैंट शर्ट जो है ना वो फुली बैकआउट हो चुकी हैं। सर आपके साथ ड्रीम वर्ल्ड की पिकनिक पे आया हुआ हूँ, देखा है मैंने आपको। हैं? अच्छा नहीं, पैंट शर्ट में देखा। अच्छा और तो कुछ नहीं देखा था। दोबारा रिपीट करो सवाल। जैसे ऑफी है वो प्रोड्यूसर को करने में लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है और
हाँ रिवोक हो सकती है ना। देखो बेस रूल क्या है, तुम्हारा सवाल ये है कि क्या ऑफरी अपनी कंडीशन फुलफिल करने में लगा हुआ है, क्या ऑफर रिवोक कर सकता है? ऑफर को कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई। अब कंडीशन पूरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, उल्टे लटक गया है, जा रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, ठीक है, पार्टी कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, कुछ सोच रहा है, अपनी बीवी को बोल रहा है यार मैं एक्सेप्टेंस देने जा रहा हूँ, हाँ भाई गवाह रहना गवाह रहना गवाह रहना, 4 लोगों को गवाह बना के एक्सेप्टेंस देने के लिए जा रहा है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, तो क्या कम्युनिकेट हुई? नहीं हुई। ऑफर रिवोक कर सकता है क्योंकि उस तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन नहीं पहुंची। देखो याद रखो मेरी बात, 2 लाइनें लिख लो, याद कर लो कि ऑफरर कब कब अपनी अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है। नंबर 1 बिफोर एक्सेप्टेंस अपनी क्या कर सकता है, बोलो, रिवोक कर सकता है। डन, जब तक उसके पास एक्सेप्टेंस नहीं आई। चलो हाँ लिखवा चुका हूँ, दोबारा लिखवा रहा हूँ। क्या आपने कहा ना बहुत सारे पॉइंट है, एक पॉइंट हाँ 2 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट लिख लिया, 1 पॉइंट और बता दूंगा, जब बताऊंगा जब लिखना, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, बढ़ जाए आगे। क्या चीज़, कुछ फरमाया आपने? सर बस थक गया सर, रोजा थक गए? क्यों थक गए भाई? सर वो रात में सर पढ़ा मेरी नहीं FAI 2 की क्लास है। तो क्या करूं? सर अभी ऑफ कर दें। क्यों कर दें ऑफ? सर दुआ देंगे सर। क्या दोगे? दुआ है। नहीं दुआ नहीं चाहिए मुझे। असर से मगरिब का एतिकाफ़ करना है, क्यों करना है भाई? हाँ 27वीं है माशाल्लाह, ठीक है, सोचते हैं आपके बारे में कुछ। आज बड़ी रात, सही कह रहा है लड़का। चलो लिख लो, जैसे आज आप ताली के बाद चलो लिखो, शाबाशी, देखो A6 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड आफ्टर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। कब रिवोक नहीं कर सकता? नंबर 1 जब एक्सेप्टेंस ऑफरी एक्सेप्ट कर ले, और नंबर 2 व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। डन, चलो हो गए 2 पॉइंट। खुश हो अब? क्यों छुट्टी? ये कौन पढ़ेगा? सर अगली क्लास में ना क्यों हूँ अगली क्लास में, ये होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, नहीं पढ़ोगे, आखिरी पॉइंट है। चलो तो मैं मतलब तुम लोग के सवाल लेने में टाइम ज़ाया करता हूँ, फिर मस्ती करने में ज़ाया करता हूँ, तुम फ्री हो जाते हो, पढ़ोगे नहीं, टारगेट पूरा करना है हमने, वरना मैं बता रहा हूँ जिस तरह तुम लोगों को तफरी चल रही है ना क्लास में, ये 50 की जगह तुम 70 लेक्चर में लेके जाओगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर एक टैलेंट है फौजी ट्रेनिंग का। उस फौजी ट्रेनिंग में हम ना एक दिन में अच्छा खासा कवर कर लेते हैं, मुझे आता है मुझे कब लगाम डालना है, ठीक है। चलो मुझे पता है मुझे अभी कहाँ रुकना है। चलो रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, टर्मिनेशन बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, यानी कि अगर एक बंदे ने एक्सेप्ट नहीं किया और रिजेक्ट कर दी, या टर्मिनेशन बाय, हाँ एक चीज़ बताओ, हाँ पूछ लो भाई पूछ लो, मैं इधर पागल हूँ हैं? आप बोल रहे थे सवाल कर, तो मुझसे करो ना, इतनी कर ली तो थोड़ा सा और तक कर लो सवाल। नहीं तो उससे क्यों पूछ रही हो? नहीं तूने बिजनेस का पढ़ा हुआ है, तेरे पास है ना, झूठ बोल रहे हैं, तेरे पास है ना, है तेरे को आता है ना, क्या मेरिट था ना? क्या बोलूँ यार मैं, अभी मेरा रोज़ा है इसलिए मैंने सब्र कर लिया। अगर मेरा रोज़ा नहीं होता तुम दोनों को मैं वॉशिंग मशीन में डालता, बल्कि नहीं, एक को वॉशिंग मशीन में डालता, एक को ड्रायर में डालता और चला देता, साथ ही डालता। चलो रोज़े की वजह से मैंने ना लिहाज कर लिया, वरना मुझे 2 - 1 करना आता है, जो 1 + 1 2 चल रहा है ना, क्या? हाँ ध्यान बढ़ा दो, छावर ध्यान बढ़ा दो मेरा, ताकि मैं तुम्हारी जो है ना वो बजाऊँ नहीं वापसी। चलो पढ़ लो, एन ऑफर कैन बी टर्मिनेटेड इफ द ऑफरी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर और आउटराइट रिजेक्टेड। डन है, पढ़ लो एग्जाम्पल दोनों जल्दी। सर एक बात पूछनी है, आप कब से क्लास ऑफ कर रहे हैं? आखिरी क्लास में जाते थे बताऊंगा। टर्मिनेशन बाय काउंटर ऑफर, एन ऑफर इज टर्मिनेटेड व्हेन द ऑफरी मेक्स अ काउंटर ऑफर। अगर सामने वाले ने काउंटर ऑफर कर दी जब भी टर्मिनेट हो जाएगी। चलो अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग के पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 से लेकर प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि 4 से लेकर 13 तक मैं अभी डिस्कस करूं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि 4 से लेकर 13 तक, ठीक है, नाउ डिस्कस करूं।
ठीक है, या हम बैठ के इसको अभी लिखें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 13। और ये क्वेश्चन नहीं है, ये चुल्लड़ है। चुल्लड़ समझते हो? जो मैंने क्लास में पढ़ाते हुए एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं, वो एग्जाम्पल आ रही हैं। देखो 5 पे क्या है, 6 पे क्या है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये क्या है, एग्जाम्पल देंगे, सवालात नहीं है, प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट दिया है कैप ने, उसकी नीचे एग्जाम्पल दी, वो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन बना दिया। यानी कि मैंने अपनी एग्जाम्पल्स चेंज कर दी और वो वाली एग्जाम्पल को प्रैक्टिस क्वेश्चन बना दिया। तो ये एग्जाम्पल दिए हैं। तो बताओ एग्जाम्पल जो हमारी 4 से लेकर 13 तक आ रही हैं, और शुरू में कुछ सवाल आते हैं, वो भी बहुत एक लाइन के और रट्टे वाले सवाल हैं। बल्कि कोई एग्जाम्पल, कोई सवाल नहीं है सिवाय एक के। क्या? आइडेंटिफाई सर्कमस्टांसेस विच अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कह रहे रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कब को हो सकती है? जो हमने अभी 4-5 बातें पढ़ी हैं, ये एक सवाल हमारा डिस्कस हो गया। डन। अच्छा, अब समझो जो 5 से लेकर 13 तक है, इसके लिए हम क्या करें? डिस्कस कर लें अभी? हाँ कर लें डिस्कस। हाँ अच्छा, ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन ये था कि तुम लोग घर जाओ, पार्टी करो, मैं तुम लोग को उसका रिकॉर्ड वर्जन दे दूँ। बेस्ट है? नहीं नहीं, हाँ तुमने पहले से देखे हैं, होशियार आदमी हो तुम तो। ठीक है, 15 मिनट करवा दें सर, डिस्कस कर लें। अब मैं तुम लोगों को एक टैलेंट दिखाऊं, अगले 5 मिनट में सब फारिग, जल्दी। अब मेरा टैलेंट देखो, सिर्फ अपनी ज़बान बंद रखना, सिर्फ अपनी ज़बान बंद रखना, जितना पूछो उतना बताना। और टैलेंट देखो अगले 5 मिनट में क्या करते हैं। सवाल नंबर 5, असलम ऑफर टू सेल हिज कार टू शाहिद फॉर 2 मिलियन। शाहिद ने कहा मुझे कुछ वक्त चाहिए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। लेटर सेम डे असलम ने कॉल किया और कहा यार मेरा माइंड बदल गया है, मैं अब तुम्हें गाड़ी नहीं बेचना चाह रहा। क्या ये रिवोक कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्योंकि उसने कम्युनिकेट नहीं की। टिक। सवाल नंबर 6, असलम एट एन ऑक्शन गिव द हाईएस्ट बिड टू बाय बाबर की गुड्स, ही विड्रॉ द बिड बिफोर द फॉल ऑफ हैमर। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ। क्यों? क्योंकि हैमर के फॉल होने पे पैट कमिंस बिक गया था। ठीक है, पैट कमिंस बिक गया था ना, तो उससे पहले अगर काव्या जी समझती कि रिवोक करना चाहिए तो वो रिवोक कर सकती थी या नहीं करती? नहीं। वैसे करते तो बेशरम वाली बात हो जाती, एक तो बिड लगाया ऊपर से रिवोक कर दिया। ठीक है। सवाल नंबर 7, कैन अदील रिवोक हिज ऑफर इन द फॉलोइंग केस? नंबर 1, अदील प्रोपोजेस बाय अ लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। जाजिब ने इंटेंड की थी एक्सेप्ट करने की ऑफर, लेकिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं की थी, तो रिवोक कर सकता है। बेशर्मो, हमने सवाल में डिस्कस कर लिया, तो होशियार क्यों बन रहे हो तुम्हें? हैं होशियारी तो दिखा रहा हो ना, हमने सवाल डिस्कस किया है क्लास में, अभी भी किया, आज ही किया है। ठीक है, कर सकता है, सही कर सकता है, मैंने प्रैक्टिस करी। हाँ गुड, शाबाश। ठीक है, अदील प्रोपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। जाजिब ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है। क्या अदील रिवोक कर सकता है? नहीं कर सकता। सवाल नंबर 8, अमीर ऑफर टू सेल हिज साइकिल टू गरीब, अच्छा सॉरी गालिब, एंड कीप द ऑफर ओपन फॉर 10 डेज। 10 दिन का वक्त है, ऑफर कबूल कर लो। गालिब ने रिफ्यूज कर ली 3 दिन के बाद। कैन गालिब एक्सेप्ट दिस ऑफर सब्सिक्वेंटली ऑन द 8th डे ऑफ द ऑफर? ही कैन नॉट एक्सेप्ट। पक्का? क्यों? क्योंकि उसने रिजेक्शन कर दी थी। रिजेक्शन से ऑफर कैंसिल हो जाती है। अगर वो 8 तारीख को ऑफर एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बोलना पड़ेगा, रिन्यू करनी पड़ेगी। अब रिन्यू कैसे हो सकता है? या तो उसको बोले या तो मुझे दोबारा ऑफर दे दो, या तो ये खुद ऑफर दे दे कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, क्या तुम मुझे बेचना चाह रहे हो? नहीं 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 नहीं, इन्विटेशन टू एन ऑफर जब होती यार मुझे दोबारा ऑफर दे दो, ये इन्विटेशन टू एन ऑफर है। ठीक है, अगर वो खुद ही उसको दोबारा ऑफर दे दे तो वो ऑफर है। या तो ये बंदा ऑफर दे सकता है कि यार मैं ऑफर दे रहा हूँ खरीदने की, बेच रहे हो? ठीक है, डन। चलो 9, वाजिद ऑफर टू सेल हिज फार्म टू आमिद फॉर ₹1000। हामिद ने कहा नहीं यार 950। वाजिद ने रिफ्यूज़ कर दी, ऑफर दी, फिर काउंटर ऑफर आई और काउंटर ऑफर रिजेक्ट हो गई, यानी कि पहली ऑफर भी फारिग, काउंटर ऑफर भी फारिग हो गई। सब्सिक्वेंटली हामिद ने कहा 1000 और वाजिद ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ? नहीं, एक्सेप्ट किया ही नहीं। हाँ सॉरी जल्दी एक्साइटमेंट गलती से एक्साइटमेंट में मैं अल्लाह की कसम कहता हूँ कि मेरा रोज़ा है, इसलिए तो मैंने माफ़ कर दिया। ठीक है, रोज़े के बाद यानी कि पोस्ट ईद इस तरह की
नहीं नहीं तुम नहीं तुम लोगों को पता है मेरे ब्रेक ना फेल है, मतलब मैं शागिर्द हूँ सर अहमद का, हम लोगों के ब्रेक ना फेल है। तो क्लास में ना ऐसी मस्ती पे सामने से आता जवाब, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि वॉशिंग मशीन में धुलाई ना हो, मैं दलील नहीं करता बिल्कुल भी, मैं दिल्लादारी तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन प्यार से वाइट वॉश करता हूँ। तो अगर चाहते हो कि वाइट वॉश ना हो तो सवाल यहाँ करने हैं, जवाब भी यहीं से मिलेगा। हाँ, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का कहा है कि अगर कोई बच्चा सवाल करे तो उसका जवाब दे दिया करो, लेकिन ये नहीं आपको समझ नहीं आया मैं समझा दूँ आपको, ठीक है। इनबॉक्स में जाके चचोर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कल भी क्या हुआ, एक बच्चा क्लास लेता है, एक लड़की बेचारी क्लास ले रही थी, सामने से जो है बंदा डायरेक्ट मैसेज में हार्ट बना के भेज रहा है। अब बंदी मुझे बोलती है क्यों, क्योंकि उसके अंदर ना एक कीड़ा है, ये इंसेनिटी की निशानी है। ठीक है। ये इंसेनिटी की निशानी नहीं है, ठरक की निशानी है, ठीक है। तो बंदी मुझे बोलती है सर ये मुझे देखें पर्सनल जूम मीटिंग में हार्ट भेज रहा है, मतलब गालियाँ दे दो उसको, और क्या बोलूँगा उसको, ठीक है। चलो अच्छा मैंने तो डीपी में आ गया। हाँ, अल्लाह की लानत हो सर, तौबा तौबा, ठीक है। चलो वाजिद ऑफर टू सेल हिज फार्म टू अमित, चलो हो गया ना हमारा, डन। अच्छा, मारिया अप्लाइड फॉर शेयर्स इन अ कंपनी इन जून बट अलॉटमेंट वॉज मेड इन नवंबर, मारिया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द शेयर। देखा जाएगा कि क्या रीजनेबल टाइम में मिला था उसको, नहीं मिलता। अगर रीजनेबल टाइम था तो फिर एक्सेप्ट कर रिवोक नहीं कर सकती, अगर रीजनेबल टाइम नहीं था तो रिवोक कर सकती है। जाजिब ऑफर टू सेल हिज स्कूटर टू बाबर टू 4000 फॉर 4000 इफ बाबर ज्वाइन द ABC क्लब विद इन अ वीक, बाबर डिड नॉट ज्वाइन द क्लब विद इन अ वीक, इज इट बाइंडिंग फॉर जाजिब टू सेल हिज स्कूटर टू बाबर? नो, क्यों? क्योंकि कंडीशन वॉज नॉट मेट, ठीक है। चलो पक्का ऐसा ही है, किसी और को आंसर तो नहीं लगता इसका, डन। आदम ऑफर टू सेल हिज कार टू बाबर, आदम रिक्वेस्ट बाबर टू गिव एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन, बाबर ने लेटर से लिया, तो क्या कंडीशन फुलफिलमेंट हुई? नहीं, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। लेकिन स्टिल अगर आजम चाहे तो इसकी ऑफर को एक्सेप्ट, इसकी इस हरकत के बाद भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ लिख सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, कोई मसला नहीं। नहीं, अगर वो तुमसे कहे कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में रहते रहते तुमने नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन की बात करनी है और अल्लाह ताला शुक्र करना है। लेकिन अगर ये तुमसे पूछे कि अंडर द प्रोविजन ऑफ अपना क्या था, कॉम्पिटिशन एक्ट 2010, अब बताओ, तो फिर आप बोलोगे यार नहीं आप ये वाला काम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें उसका भी आंसर दिखाता हूँ, अल्लाह भला करे आपका। कॉम्पिटिशन एक्ट, आपके भाई के नोट देखो माशाल्लाह बेहतरीन बने हुए हर चीज़ के। ये क्या कर रहा है भाई? अच्छा एग्रीमेंट कर रहा है, अच्छा अवार्ड कॉस्ट डिटर्मिनेशन थर्ड पार्टी, नहीं तो आर्बिट्रेशन है, ऊपर होगा। हाँ ना 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 ना, आहा ये देखो, imposing unrelated contract obligation, example a supplier forces a buyer to purchase unrelated product as a condition for the contract, ये जायज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वायलेट नहीं, कॉम्पिटिशन एक्ट इसकी मज़ामत करता है, डन। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके बारे में खामोश है, लेकिन कॉम्पिटिशन एक्ट ने इसके बारे में मना किया है, डन। चलो चैप्टर नंबर 3 भी काटो भाई यहाँ से, आ जाओ। अकमल ऑफर टू सेल 10 बैग ऑफ राइस टू बाबर फॉर 2000 बिफोर एक्सेप्टेंस, अ लॉ बैंड द सेल ऑफ राइस, इज अकमल लायबल टू सेल द बाबर? सेल द बाबर नहीं, सेल टू बाबर नहीं, क्यों? इलीगल हो गया। क्या ये एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है? एग्रीमेंट है। क्या ये एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था? था। क्यों था? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आसिफ ऑफर टू सेल हिज हॉर्स टू जाहिद, हॉर्स मर गया बिफोर द एक्सेप्टेंस, तो क्या आसिफ लायबल है घोड़ा बेचने के लिए? भाई कोई और सा घोड़ा ला के बेच दे यार, कोई मसला थोड़ी है। नहीं, क्यों? क्योंकि उसी घोड़े को मांगा था, सर्टेन था, डेफिनेट था। शाबाश, हो गया, डन है। अब देखो मैं तुम्हें बताया था कि मैं टैलेंट देखो 48 पे स्टार्ट किया था, 56 पे ख़त्म, यानी कि 8 मिनट लगे, हमने पूरा काम कर लिया। तो अगर हम पढ़ना चाहें तो हम खींच के पढ़ सकते हैं, लेकिन हम मस्ती करते हैं, डन है। अच्छा मेरी बात सुनो, बैठ जाओ ना, मैंने बोला जाने को। एक्साइटमेंट में यार, तुम एक्साइटमेंट में ना गलत काम कर दोगे किसी में। अच्छा इंशाल्लाह ईद के बाद हम आते हैं। होमवर्क दूँ तुम्हें ईद पे? नहीं, लेकिन इस वादे के साथ कि इसी तरह से अटेंटिव रहोगे क्लास में, ठीक है, और फिजिकल क्लास में आते रहोगे, पढ़ते रहोगे, डन। पक्की बात है, वादा है, डन है। ईद के बाद खुद भी आओ, अपने दोस्तों को जो गुमराह घर पे बैठे हैं उनको भी लेकर आओ, इंशाल्लाह
ईद के बाद मुलाकात होती है। ईद का चाँद नज़र आने के वक्त, अच्छा कोई ये चवल नहीं मारना कि यार मैं घर पे ही हूँ तो ईद का चाँद नज़र नहीं आएगा, अभी मैं निकलूँगा तो चाँद नज़र आएगा, ठीक है। ये मैं बहुत मारा था चवल, एक न्यू ईयर पे मारता था कि मैं जा रहा हूँ ज़रा अगले साल आऊँगा, ठीक है। तो खैर मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये है कि ईद का चाँद नज़र आने के बाद जो वक्त होता है ना, वो इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम होता है। उसकी दुआएं और उसकी मसनून अमल बहुत अहम होते हैं। तो वो पूछो क्या होता है, उसके बारे में पढ़ो और सीखो। हम क्या करते हैं, ईद के चाँद नज़र आया, शपाटर बॉयज़ में बाइक स्टार्ट किया और बाहर हुल्लड़बाजी में निकल गए। लड़कियां मेहंदी लगवाने के लिए निकल गई, बाज़ार में निकल गए, ठीक है। बाज़ार में रश हो गया, पार्लर में बुकिंग। तुम्हें पार्लर में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तो भाई तुम गली से गुजरो नज़र नीचे करके ऐसे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तुम भी गली से गुजरते हो यूँ यूँ देखते हो क्या चल रहा है, ठीक है। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि पार्लर में रश है? तुम क्या खुशबू सुन के पहुँच जाते हो हैं? गुजर होता है, छोड़ो यार। चलो खैर, तो बात मस्ती कर रहे हो यार, काम की बात सुन लो। तो चाँद नज़र आने के बाद जो है, चाँद नज़र ये नहीं कि अपनी स्नैप भेजें बहुत हो गया तो चाँद नज़र आ गया, वो वाला चाँद की बात नहीं कर रहा मैं, आपके चाँद की बात नहीं कर रहा मैं, आसमान के चाँद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आसमान के चाँद नज़र आने के बाद कुछ मखसूस अमाल का जो है ना वो एहतमाम करें। और दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, अपनी दुआ में मुझे भी बहुत याद रखना, खुद भी अपने लिए भी दुआ करो, अपने माँ बाप की दुआ करो, उनकी ज़िंदगी सेहत की दुआ करो, और उनसे कहना कि मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी ज़िंदगी में आसानी के लिए और पेपर्स के लिए और हर चीज़ के लिए मुझे अपनी दुआ में बहुत बहुत याद रखना, ठीक है जी। तो आप सबको और आपके अहल व अयाल को, अहल व अयाल मतलब वो जो घर में रहने वाले हैं, ठीक है, क्लास में आने वाले नहीं, अपने आप सबके अहल व अयाल को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद मुलाकात करते हैं, फिर इनकी धुलाई स्टार्ट होगी फॉर्मली। ईद के बाद आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।